मीट करिए शिन से, जो आपकी और मेरी तरह एक नंबर का नल्ला लूजर था और अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स में बर्बाद कर रहा था। पर किस्मत देखो, सीन तब पलटता है जब ये अपने ही गेम के अंदर एक ओवर पावर्ड प्लेयर बनके इसेकाई हो जाता है और अब ये बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की पेटी बना रहा है ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। कहानी शुरू होती है एक द न्यू गेट नाम के वीआर गेम से, जो अचानक मौत का खेल बन जाता है क्योंकि प्लेयर्स इसमें ट्रैप हो चुके हैं। लॉग आउट बटन गायब है और अगर गेम में मरे तो रियल लाइफ में भी गेम ओवर हो जाएगा। भाई ये तो वही पुराना नशा है जो हर दूसरे एनिमे में होता है। खैर, हमारा शिन ठहरा एक हार्डकोर लाइफलेस नीट, तो उसने अपनी पूरी जान लगा दी गेम क्लियर करने में। 1 साल की रगड़ा पट्टी और ट्रेनिंग के बाद वो फाइनल बॉस के सामने होता है और उसकी ऐसी तैसी करके उसे हरा देता है। इससे बाकी सारे प्लेयर्स को लॉग आउट करने का मौका मिल जाता है ताकि वो वापस जाकर स्कूल में बुली हो सके। पर शिन ठहरा महान, वो तब तक वेट करता है जब तक हर एक प्लेयर सेफली निकल नहीं जाता। पर जब हमारे भाई की बारी आई तो किस्मत ने फिर से मजे ले लिए। एक अजीब सा दरवाजा खुला और इसे अपने अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद जब शिन की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो अभी भी गेम वर्ल्ड में ही है, पर अब सब कुछ इतना रियल लग रहा है जैसे कोई 4K मूवी चल रही हो। वो अपना स्टेटस स्क्रीन चेक करता है और भाई, इसने तो सिस्टम ही फाड़ दिया। इसके सारे स्टैट्स डबल हो चुके हैं, पर लॉग आउट बटन ऐसे गायब है जैसे उधार लेने के बाद दोस्त गायब हो जाता है। शिन को समझ आ जाता है कि वो वापस इसेकाई हो गया है उसी दुनिया में जहां से वो निकलना चाहता था। पर रोने धोने के बजाय वो थोड़ा स्वैग दिखाता है और अपने पुराने ठिकाने मून सैंक्टम की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही उसे दिखती है एक काले बालों वाली एल्फ लड़की जिसका नाम टियारा है। कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे होते हैं। टियारा उन्हें वॉर्न भी करती है, पर वो बेटा मेल्स उसे एक प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर खींच लेते हैं। और तभी सीन में एंट्री होती है एक वाइल्ड बोर की, जिसे देखकर उन गुंडों की फटके हाथ में आ जाती है और वो वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लड़की का डिनर बनाए, हमारा शिन बीच में कूदता है और उस मॉन्स्टर का गेम बजाकर टियारा को बचा लेता है। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं, जहां टियारा उसे थैंक यू बोलती है और पूछती है कि क्या वो उसकी मास्टर शनी को जानता है। शिन तुरंत पहचान जाता है क्योंकि वो उसकी पुरानी सपोर्ट कैरेक्टर थी। वो टियारा से पूछता है कि शनी कहाँ है, पर टियारा कहती है कि भाई तुम स्ट्रेंजर हो, ऐसे कैसे बता दूं। हाँ, लेकिन पैसे देकर तुम उस तक मैसेज पहुंचा सकते हो। ये सुनते ही शिन एक सोने का सिक्का निकालता है, जिसे देखकर टियारा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 10 बिलियन करेंसी से भी ज्यादा है। वो डर के मारे पूछती है कि भाई तू है कौन, तो शिन बोलता है कि वो एक हाई ह्यूमन है। टियारा तो सदमे में चली जाती है क्योंकि सारे हाई ह्यूमंस तो 500 साल पहले द डस्क ऑफ प्रोस्पेरिटी के वक्त गायब हो गए थे। तब शिन को रियलाइज होता है कि वो दिन वही था जब सारे प्लेयर्स लॉग आउट हुए थे। मतलब ये भाई साहब गेम के 500 साल आगे वाले फ्यूचर में इसेकाई हो गए हैं। गजब का टाइम ट्रैवल है बॉस। शिन वो सिक्का टियारा को दे देता है, ये सोचकर कि एल्विस मैजिक यूज करते हैं तो उसके काम आएगा। पर टियारा बताती है कि उस पर एक कंसीलमेंट स्पेल है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक एल्फ है, क्योंकि इनके यहाँ काले बालों वाले एल्फ्स को बदनसीबी की निशानी माना जाता है। बेचारी इसी डर से बैरियर के अंदर छुपी रहती थी क्योंकि बाहर निकलते ही मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते थे। ये सुनकर शिन समझ जाता है कि ये कोई बदनसीबी नहीं बल्कि एक कर्स यानी श्राप है। वो अपना प्योरीफाई स्पेल मारता है और उसका श्राप धुल जाता है, जिससे उसके आधे बाल फिर से सफेद हो जाते हैं। टियारा को यकीन नहीं होता कि वो आजाद हो गई है, तो शिन कहता है चलो ट्रायल लेके आते हैं। वो दोनों बैरियर के बाहर फॉरेस्ट में घूमते हैं, पर एक भी मॉन्स्टर उन्हें टच तक नहीं करता। कर्स खत्म, टाटा बाय बाय। वापस शॉप पर आने के बाद शिन डिसाइड करता है कि वो पास के बरालिक किंगडम जाएगा ताकि अपने बाकी सपोर्ट कैरेक्टर्स को ढूंढ सके। टियारा उसे एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है ताकि उसे एंट्री लेने में दिक्कत ना हो। शिन शहर पहुंचता है और सीधा एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है। वहां उसकी मुलाकात गिल्ड मास्टर बैरलक्स से होती है। बैरलक्स लेटर मांगती है और उस पर एक कार्ड रख के चेक करती है, जिससे वो चमकने लगता है। प्रूफ मिलने के बाद बैरलक्स बताती है कि ये लेटर सबसे ट्रस्टेड आईडी है और शिन को वार्न करती है कि अगर इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो अभी जला दो। पर हमारा हीरो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि वो टियारा को निराश नहीं करेगा। अगले दिन जब वो अपना गिल्ड कार्ड लेने जाता है तो रिसेप्शनिस्ट सेलिका समझाती है कि अभी तो वो फूड चेन में सबसे नीचे है, पर मेहनत करके रैंक बढ़ा सकता है। अब शिन के सोचा चलो थोड़ी घास फूस यानी हार्वेस्टिंग का काम कर लेते हैं और फॉरेस्ट निकल जाता है। पर तभी उसके रडार पर एक मॉन्स्टर दिखता है। जब वो चेक करता है तो भाई, लेवल 359 का मॉन्स्टर एक रेयर तलवार लिए बैठा है। शिन उस पे हमला करता है, पर थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि उसकी नॉर्मल पावर से तो इसका बाल भी बिनका नहीं हो रहा। तो वो डिसाइड करता है अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और अपनी लिमिट्स हटाकर चमकने लगता है। फुल सेयन मोड ऑन। इस बार जब वो चार्ज करता है तो एक ही शॉट में मॉन्स्टर का कोर निकालकर उसे पैक कर देता है। पर वो चमकती हुई तलवार उड़ते हुए सीधा रॉयल पैलेस में जा गिरती है, जिसे देखकर प्रिंसेस रियान की फट के 4 हो जाती है। इधर शिन शहर वापस आता है तो देखता है कुछ लोग बुरी तरह जख्मी हैं। पता चलता है कि एक स्कल फेस ने उन पे अटैक किया और 12 में से सिर्फ 4 बचे हैं। शिन समझ जाता है कि ये वही कचरा है जो उसने फॉरेस्ट में देखा था।
जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या उसने जंगल से कोई तलवार उड़ते हुए देखी जो महल में जा गिरी, तो शिन मासूम बनकर कहता है, नहीं भाई, मैं तो बस घास काट रहा था। फाइनली वो गिल्ड वापस जाकर सेलिका को रिपोर्ट करता है कि उसने स्कल फेस जैक की पेटी बना दी है। सेलिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब शिन उसे वो जेम दिखाता है और बताती है कि उस मॉन्स्टर की तलवार इतनी भयंकर थी कि इसकी खुद की तलवार के चिथड़े उड़ गए। गिल्ड में सेलिका की तो फटके हाथ में आ गई है। तभी वहां एल्स टपक पड़ती है। सेलिका उसे शेन की रिपोर्ट के बारे में बताती है, पर हमारा शेन ठहरा नसीब वाला कहता है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि मैं उस स्कल फेस का कचरा वही छोड़ आया, मुझे वो कुछ खास नहीं लगा। एल्स ताना मारती है कि भाई इतना खतरनाक गियर हासिल करने के लिए तेरा टोनी स्टार्क होना जरूरी है। सेलिका उस जेम को चेक करने लगती है ताकि मॉन्स्टर का माना वेरीफाई कर सके। तभी शेन एल्स से पूछता है कि क्या नॉर्दर्न वुड्स में ये स्कल फेस रोज का तमाशा है। एल्स बताती है कि वो जंगल तो मौत का कुआं है, वहां इतने लोग मरे हैं कि अब वो मुर्दों यानी अनडेड का हैंगआउट स्पॉट बन गया है। भाई ये तो अलग ही नशा करके बैठे हैं वहां। शेन पॉइंट आउट करता है कि वो मॉन्स्टर पक्का कोई एक्सेप्शन होगा क्योंकि उसका लेवल 359 था। एल्स की तो आंखें बाहर आ जाती हैं। वो सेलिका से कहती है कि जल्दी अप्रेस कर वरना मैं नहीं मानने वाली। अगर शेन सही है तो वो किसी ए रैंक पार्टी जितना स्ट्रांग है, पर शेन उसे मुंह बंद रखने को बोलता है, लो की रहना है बॉस। इसके बाद हमारा हीरो एक बार में जाता है जहां बारटेंडर उसे अकेला देखकर पूछती है कि क्या वो टेबल शेयर करेगा। शेन मना नहीं करता और तभी एविस की एंट्री होती है। पूरे बार का ध्यान उसकी तरफ है और शेन की नजर सीधा उसकी लेजेंडरी मैजिक स्पीयर पर टिक जाती है। एविस पास आकर बैठता है और दोनों का इंट्रो होता है। एविस पूछता है, नए हो क्या? शेन हाँ बोलता है तो एविस ताना मारता है कि नए हो पर गियर तो तेरा किसी अमीर बाप की औलाद जैसा है। मासूम बनकर कहता है कि भाई मैं गांव से आया हूं, मुझे शहर का पता नहीं कि यहाँ क्या नॉर्मल है। एविस को मजा आता है और वो कहता है, तभी तू मुझसे डरा नहीं। शेन पूछता है कि क्या तुमने बच्चों को डराने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? तो एविस बताता है कि लोग उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि उसकी स्पीयर दुश्मन का लाइफ फोर्स चुराकर मालिक को दे देती है। भाई ये तो चलती फिरती ब्लड बैंक है। बाद में शेन लाइब्रेरी जाता है ये समझने के लिए कि लोग गायब कैसे हुए और उसे लगता है कि ये तभी हुआ जब प्लेयर्स ने गेम से लॉग आउट किया था। किताब को थोड़ा और गहराई से टटोलने पर शेन को गेम के कुछ पुराने कैरेक्टर्स दिखते हैं जिन्हें देखकर लगता है इसका पुराना नशा अभी उतरा नहीं है। दूसरी तरफ गिल्ड में एक स्पेशल काउंसिल की मीटिंग चल रही है जहां बड़े बड़े लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जंगल में और भी जैक लेवल के मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। भाई इनकी फटके हाथ में आई हुई है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने और नाइट्स को पहरे पर लगाने का फैसला किया है। वाह, जब तक हीरो काम न कर दे इनका दिमाग चलता ही नहीं। कहीं और हमारा शेन एक बीस्ट फोक लड़की मिली को देखता है जो उसके हाथ में पकड़े हुए स्क्यूअर को ऐसे घूर रही है जैसे सदियों से भूखी हो। शेन उसे थोड़ा ऑफर करता है और लड़की तो ऐसे झपट पड़ती है जैसे फ्री की स्कीम मिल गई हो। शेन सोचता है कि कहीं ये बेचारी खो तो नहीं गई, पर तभी मिली उसे थैंक यू बोलती है और अपना इंट्रो देती है। शेन शरीफ बनकर उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है, पर तभी वहां एविस टपक पड़ता है। मिली कहती है कि अब एविस उसे घर ले जाएगा। शेन थोड़ा कंफ्यूज होकर एविस से पूछता है, भाई क्या तुम इसके पापा हो? एविस बताता है कि मिली चर्च के ऑर्फनेज की बच्ची है जो अक्सर ऐसे ही भटककर बाहर निकल आती है। मतलब ये बच्ची भी अलग ही लेवल की एडवेंचरर बन रही है। एविस बताता है कि वो हमेशा उसे ढूंढ ही लेता है और फिर वो वहां से निकलने का बोलते हैं, पर जाते जाते मिली शेन के कान में धीरे से फुसफुसाती है और उसे जंगल में एक लोमड़ी यानी फॉक्स को बचाने के लिए कहती है। रात को शेन इस रिक्वेस्ट के बारे में सोचता है और उसे लगता है कि पक्का वो फॉक्स किसी मुसीबत में है। वो शनी तक पहुंचने का एक जुगाड़ लगाता है और मून सैंक्टम निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो टियारा को एक तलवार देता है ताकि वो उसे शनी को दिखाए और कहे कि अगर उसे ये याद हो तो वो मिलना चाहता है। टियारा हैरानी से पूछती है, क्या ये कोई प्राचीन यानी एंशिएंट हथियार है? शेन कंफर्म करता है और बताता है कि ये ब्लू मून है जो कि असल में शेन की ही तलवार है। शेन आगे बताता है कि इसे सिर्फ वो या शनी ही चला सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही इसे बनाया था, या फिर वो किसी को परमिशन दे तभी कोई और इसे हाथ लगा सकता है। ये सुनकर टियारा थोड़ा डर जाती है और कहती है कि वो इसे नहीं चलाना चाहती क्योंकि उसे लगता है ये तलवार उसे निगल जाएगी। भाई वेपन का खौफ ही अलग है। शेन समझाता है कि ये हथियार लेजेंडरी मॉन्स्टर्स के मटेरियल से बना है। फिर उसे कांटेक्ट करने के लिए वो कुछ लेटर्स यानी चिट्ठियां देता है और कहती है कि ये वन वे मेल है, बस रिसिपिएंट का नाम लिखो और सेंड बोलो, मैसेज पहुंच जाएगा। टियारा पूछती है कि तो आपने खुद शनी को ऐसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? बेचारा शेन शक्ल बनाकर कहता है कि जब उसने ट्राई किया तो ये काम ही नहीं किया। ये तो वही बात हुई कि नया फोन लिया पर नेटवर्क ही गायब है। ये सुनकर टियारा को शक होता है कि क्या ये चिट्ठियां सच में काम करती हैं। शेन डेमो देने बाहर निकलता है और एक लेटर भेजता है जो तुरंत टियारा के सामने सैंटम में प्रकट हो जाता है। टियारा तो खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि वो एक मैच बनना चाहती है और इन मैजिक आइटम्स पर स्टडी करना चाहती है। तो शेन उसे और लेटर्स देकर वहां से निकल जाता है और सोचने लगता है कि उस फॉक्स को कैसे बचाया जाए।
अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे जंगल से बाहर जाने को कहती हैं। शेन समझ जाता है कि ये कोई बैरियर है जो उसके दिमाग के साथ खेल रहा है, मेंटल इंटरफेरेंस। पर भाई हमारा शेन तो प्रो प्लेयर है, उसने अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा रखी है और वो सीधा एक श्राइन यानी मंदिर पहुंच जाता है जहां एंट्रेंस पर 2 फॉक्स की मूर्तियां लगी होती हैं। अंदर जाते ही उसे कुछ टूटने का एहसास होता है। वो श्राइन में देखता है कि एक फॉक्स मैजिक सर्कल के अंदर सो रही है। शेन स्कैन करके देखता है तो पता चलता है कि उसे जहर दिया गया है और उस पर श्राप है। वो तुरंत उसे ठीक कर देता है और जैसे ही वो जागती है शेन के रेडार पर बहुत सारे दुश्मन दिखने लगते हैं। बाहर निकलते ही उसे दिखती है एक अनडेड आर्मी जो उनकी पेटी बनाने के लिए तैयार खड़ी है। शेन आओ देखा ना ताओ एक स्पीयर समन करता है और कुछ ही सेकंड्स में सबका गेम ओवर कर देता है। जब सब गायब हो जाते हैं वो रेडार चेक करता है और 2 और दुश्मनों को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो पहले वहां नहीं थे। तभी वहां की फॉक्स स्टैचूज से काला धुआं निकलने लगता है और वो बड़े बड़े खतरनाक दरिंदों में बदल जाती हैं। वो उस पर हमला करती हैं पर शेन उनके अटैक से बचकर उन्हें एक स्पेल से बांध देता है। लेकिन तभी पूरा एरिया काले कोहरे से भर जाता है और वो मॉन्स्टर्स अंधेरे से उस पर फिर से झपटते हैं। शेन हैरान है कि उसका बाइंडिंग स्पेल इतनी जल्दी कैसे टूट गया। वो उन्हें ढूंढता है पर थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसकी गोद में जो छोटी फॉक्स है उसे चोट पहुंच सकती है अगर उसने फुल पावर दिखाई तो। तभी वो छोटी फॉक्स मैजिक सर्कल की तरफ इशारा करती है और शेन वहां जाकर मॉन्स्टर्स को स्पॉट कर लेता है। वो फॉक्स को नीचे रखता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर्स उस पर लपकते हैं वो उन्हें बांधकर हमेशा के लिए पैक कर देता है। इसके बाद वो फॉक्स कूदकर शेन के पास आती है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये कोई ऐसी वैसी लोमड़ी नहीं बल्कि एलिमेंट टेल है जो गेम का टॉप टियर मॉन्स्टर है। शेन हैरान है कि ये किसी इंसान जैसी या बहुत बड़ी क्यों नहीं है, पर वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। कहीं दूर शनी को टियारा का लेटर मिलता है और वो सोच में पड़ जाती है कि उसके पास ये मैजिक आइटम कहाँ से आया। इधर शेन वापस गिल्ड आते हुए उस एलिमेंट टेल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उन दोनों पर ब्रांड लग जाता है, जिसके बाद वो उसका नाम यूजुहा रखता है। गिल्ड में रिपोर्ट देने के बाद वो क्वेस्ट बोर्ड चेक करता है जहां उसे चर्च ऑर्फनेज में एक स्किल सक्सेसर की वैकेंसी दिखती है। उसे लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है या कुछ स्पेशल है और वो मिली को चेक करने के बहाने क्वेस्ट उठा लेता है। चर्च पहुंचते ही ट्रिया नाम की एक नन उससे मिलती है और पूछती है कि क्या काम है। शेन बताता है कि वो ऑर्फनेज के सिलसिले में आया है। तो ट्रिया पूछती है कि क्या उसने जॉब ऑफर देखा। शेन कहता है हाँ और साथ ही मिली के बारे में भी पूछता है। ट्रिया थोड़ी चौकन्नी हो जाती है और पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो। शेन बोलता है कि उसने मेरे लिए काम किया था। थोड़ी देर बाद जब शेन एक कमरे में बैठा होता है ट्रिया मिली को लेकर आती है जो भागकर शेन को गले लगा लेती है। ये देखकर ट्रिया को लगता है कि शेन जरूर कोई भला आदमी होगा, तभी मिली उसे इतना पसंद कर रही है। जब इंट्रो खत्म होता है शेन उस जॉब ऑफर के बारे में पूछता है। ट्रिया बताती है कि वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रही है जिसके पास कोई इनहेरिटेड स्किल हो और वो उसे सिखा सके। शेन को लगता है नन है तो हील या क्योर सीखना चाहती होगी, पर ट्रिया बताती है कि उसे प्योरीफाई स्किल सीखनी है। शेन कहता है भाई ये सीखना बड़ा पापड़ बेलने जैसा काम है। ट्रिया हैरानी से पूछती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। शेन कहता है हाँ सिखा तो सकता हो, पर सब कुछ तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। और बदले में वो शर्त रखता है कि उसे मिली की पावर्स के बारे में जानना है और चर्च के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो उसे चाहिए। अलग ही लेवल की डील चल रही है यहाँ तो। शेन को लग रहा था कि ट्रिया मना कर देगी क्योंकि वो बेचारा एक स्ट्रेंजर है, पर हमारी मिली तुरंत उसकी गारंटी ले लेती है, जिसके बाद ट्रिया उसकी सारी शर्तें मान लेती है। इसके बाद वो बताती है कि वो इन्फॉर्मेशन निकालने में कोई एक्सपर्ट नहीं है, पर शेन बोलता है कि उसे बस इतना जानना है कि चर्च में कौन आ जा रहा है और कोई काम की बात तो नहीं कर रहा। तभी ट्रिया एक बड़ा धमाका करती है और बताती है कि मिली के पास भविष्यवाणी यानी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की शक्ति है। भाई ये बच्ची तो छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका निकली। ये सुनकर शेन उसे वार्न करता है कि अगर लोगों को इस टैलेंट का पता चला तो वो मिली का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिया कहती है कि उसने अपने खास लोगों को मुंह बंद रखने को बोला है और वैसे भी लोग ऑर्फनेज के बच्चों से दूर ही रहते हैं क्योंकि एविस उनका बॉडीगार्ड बना रहता है। तभी शेन जॉब एक्सेप्ट कर लेता है और ट्रिया से पूछता है कि क्या वही प्यूरिफाई सीखना चाहती है। पर ट्रिया सजेस्ट करती है कि पुराने प्रीस्ट की पोती लेशा ये स्किल सीखे ताकि अगर वो चर्च की कमान संभाले तो सब कुछ स्मूथ रहे। थोड़ी देर बाद जब शेन और मिली बच्चों को खेलते हुए देख रहे होते हैं एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है क्या आप हमें बचोगे। शेन कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब मैंने क्या किया। तो वो लड़की बताती है कि ये ऑर्फनेज शायद जल्द ही बंद हो जाए क्योंकि चर्च में कोई प्रीस्ट नहीं है और अब कोई नया बंदा चार्ज लेने वाला है। शेन पूछता है कि ट्रिया क्यों नहीं चार्ज ले लेती, तो लड़की बताती है कि इसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए होती है। तब शेन को समझ आता है कि ट्रिया को प्यूरिफाई की इतनी चुल क्यों मची है। हालात और खराब तब होते हैं जब वो बताती है कि नया प्रीस्ट आते ही ऑर्फनेज को लात मारकर निकालने वाला है, पर लेशा का दावा उससे ज्यादा मजबूत हो सकता है। अब शेन को पूरा गेम समझ आ जाता है कि ट्रिया खुद के बजाय लेशा को सिर्फ निखाना क्यों चाहती है, पर शेन को यह समझ नहीं आता कि वो प्रीस्ट बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है। लड़की बताती है कि वो एक नंबर का सुअर है जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है। मिली बीच में बोलती है कि शेन उन्हें बचा लेगा और शेन बड़े भाई की तरह उसके सर पर हाथ रखता है। बाद में ट्रिस लेशा को शेन से मिलवाती है जो उसे साफ कह देता है कि सीखना उसकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है।
इसके बाद वो पूछता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां ढेर सारे हाई लेवल अनडेड मिलेंगे। ट्रिस उसे गोस्ट प्लेन्स जाने की सलाह देती है। तभी वहां एविस टपक पड़ता है और शेन को देखकर हैरान रह जाता है। जब शेन उसे सब कुछ बताता है तो एविस ट्रिया को समझाता है कि हर किसी पर भरोसा मत किया करो, पर ट्रिया कहती है कि मिली ने गारंटी दी है तो बंदा सही ही होगा। एविस मिली से पूछता है कि क्या उसने कुछ देखा था, और मिली के हाँ बोलने के बाद भी एविस शेन को धमकी देता है कि अगर तूने कोई होशियारी दिखाई तो मैं अपने भाले से तेरी पेटी बना दूंगा। भाई ये तो अलग ही लेवल का पॉजेसिव बॉडीगार्ड है। जब सब लेडीज एविस को ठंडा करती हैं तो वो शेन से प्योरीफाई के बारे में पूछता है। शेन बताता है कि उन्हें होली प्रेयर और पकड़कर 200 अनडेड को पैक करना होगा। साथ ही वो प्लान देता है कि वो मॉन्स्टर्स को कमजोर करेगा और लेशा उन्हें खत्म करेगी। एविस कहता है कि वो भी साथ चलेगा क्योंकि शेन उसे एक ऐसे ग्रेनेड जैसा लगता है जो लग्जरी पैकेजिंग में लपेटा हुआ है, मतलब कभी भी फट सकता है। बाहर निकलते वक्त जब शेन की मुलाकात फिर एविस से होती है और वो एक बार में जाते हैं जहां एविस पूछता है कि क्या तुम एक चोजन वन हो। शेन को घंटा कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है इसका मतलब क्या है। एविस समझाता है कि चोजन वंस वो होते हैं जो पैदाइशी चीट कोड्स के साथ आते हैं। शेन पूछता है कि क्या इसमें पिछले जन्म की यादें भी शामिल हैं, पर एविस कहता है उसने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। एविस शेन को वार्न करता है कि किसी से चोजन वन के बारे में बात मत करना क्योंकि लोगों को इसका आइडिया नहीं है। शेन बोलता है कि एविस तो बड़ा कैरिंग निकला और पूछती है कि क्या लोग सच में उससे डरते हैं। एविस को घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, पर शेन उसे कहता है कि वो ऑर्फनेज को बचाने वाला असली हीरो है। एविस बस इतना कहता है कि वो उस प्रीस्ट से लड़कर बच्चों को रोने से बचाना चाहता है। अचानक शेन को टियारा का मैसेज मिलता है कि शनी का रिप्लाई आ गया है और वो अपना काम खत्म करके जल्द ही वापस आएगी। मैसेज में एक ब्लिंक करते हुए पार्ट पर क्लिक करने पर उसे एक सील्ड लेटर मिलता है जिसे एविस मून सैंक्टम का इंट्रोडक्शन लेटर पहचान लेता है। एविस भी अपना डुप्लीकेट लेटर निकालता है और जब दोनों को साथ रखते हैं तो वो चमकने लगता है। बाद में शेन एविस और लेशा के साथ गोस्ट प्लेन्स पहुंचता है और उसे होली प्रेयर ऑर्ब देता है। तभी अनडेड की पलटन उन पर अटैक कर देती है, पर शेन उन्हें बैरियर में कैद कर लेता है और लेशा से अपनी हील मैजिक यूज करने को बोलता है। थोड़ी देर में और मॉन्स्टर्स आते हैं तो एविस और शेन उनकी कुटाई करते हैं और लेशा उन्हें फिनिश करती है। इसके बाद वो एक बैरियर क्रॉस करते हैं और शेन के रडार पर 5 मॉन्स्टर्स दिखते हैं। वो एविस को आगे वाले संभालने को बोलता है और खुद साइड वाले हैंडल करने निकल जाता है। पास ही कहीं रियान अपने मर्दों के साथ मॉन्स्टर्स की पेटी बना रही होती है, उसी तलवार से जो महल में गिरी थी। उसने सुना था कि गोस्ट प्लेन्स में स्कल फेस जैक्स भरे पड़े हैं तो वो उनका शिकार करने आई है। उसके कुछ आदमी एक स्कल फेस से जूझ रहे होते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, शनी अचानक कहीं से प्रकट होती है और उस मॉन्स्टर के ऐसे पर कच्छे उड़ाती है कि वो ढेर हो जाता है। इसके बाद शनी जख्मी नाइट्स को हील करती है और वो उसे थैंक यू बोलते हैं, ये कहकर कि अगर वो नहीं आती तो उन्हें पीछे हटना पड़ता। भाई असली एंट्री तो यहाँ हुई है। जवाब में शनी बड़े ही हम्बल बनते हुए कहती है कि वो इस मॉन्स्टर को सिर्फ इसलिए पैर कर पाई क्योंकि बाकी सबने भी जी जान से फाइट की थी। मतलब क्रेडिट खुद नहीं ले रही, अलग ही संस्कारी बनने घूम रही है। बेचारों की किस्मत तो देखो, महीनों से एलीट टीम्स इन मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए भटक रही हैं पर उनसे कुछ उखड़ नहीं रहा था। इसलिए नाइट्स का हेड शनी की इस एबिलिटी का फैन हो जाता है कि उसने एक ही अटैक में सबका गेम ओवर कर दिया। भाई ये तो वही बात हुई कि पूरी बारात रास्ता ढूंढ रही थी और शनी ने आकर सीधा वेन्यू का दरवाजा ही तोड़ दिया। जब वो पूछती है कि क्या रिपोर्ट के मुताबिक स्कल फेस जैक ही आखिरी इरेगुलर मॉन्स्टर है, तो नाइट बेचारा बस दुआ करता है और कहता है कि काश भाई ऐसा ही हो। इन बेचारों की तो पहले ही डर के मारे फटके चारों रखी है। इसके बाद शनी कहती है कि वो एरिया चेक करेगी और नाइट्स को फेयरवेल बोल देती है। कहीं और एविस एक स्कल फेस की पेटी बना देता है और लीशा को आवाज देता है कि अब तेरी बारी है, फिनिश कर। जैसे ही लीशा उस मॉन्स्टर को ढेर करती है वो अचानक चमकने लगती है। भाई ये तो अलग ही नशा चल रहा है, जैसे कोई दिवाली का रॉकेट चला दिया हो। शेन समझाता है कि उसने नया स्किल सीखने की सारी कंडीशंस पूरी कर ली है। एविस डर के मारे पूछती है वो ये तो ठीक तो है, तो लीशा कहती है एकदम फिट हूँ, जबकि शिन अनाउंस करता है कि लो भाई इसने फाइनली प्यूरिफाई स्किल सीख ली है। अभी ये निकलने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि अचानक आसमान में एक पर्ल दिखता है जो उस गंदे मैजिक को सोख रहा होता है जिससे अनडेड जिंदा होते हैं। देखते ही देखते वो पर्ल एक विशाल मॉन्स्टर में बदल जाता है। लीशा को लगता है कि सील की वजह से वो सेफ है, पर शेन उसे रियलिटी चेक देता है कि भाई इसके भरोसे मत रहे, ये कभी भी फट सकता है। अचानक वो मॉन्स्टर बैरियर तोड़ने के लिए ऊपर उड़ता है और जब वापस जंगल में लैंड करता है तो शिन और उसके दोस्तों को रियलाइज होता है कि वो मॉन्स्टर उन्हें ही घूर रहा है। भाई ये क्या लॉजिक है, इतना बड़ा मॉन्स्टर और नजर इन नन्नों पर ही टिकी है। वो भागने की कोशिश करते हैं पर मॉन्स्टर की एक धाड़ पर ढेर सारे वॉकिंग डेड उन्हें घेर लेते हैं। एविस कहता है कि रास्ता बनाकर एस्केप करते हैं, पर शिन मना कर देता है। एविस हैरानी से पूछती है क्यों, मरने का शौक है क्या? शिन अचानक अपनी असली पावर्स एक्टिवेट करता है और बोलता है कि सील टूट चुकी है, अब वो इन मॉन्स्टर्स को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। एविस तो सदमे में है कि भाई तू असल में है कौन। तभी शेन उस पर एक बफ कास्ट करता है ताकि वो सुपर फास्ट हो जाए और उसे लीशा को लेकर भागने को बोलता है। शिन आर्मी के बीच से रास्ता साफ करता है और एविस वहां से कल्ती मार लेता है।
इसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है और मॉन्स्टर्स की तरफ लपकता है। युजुहा भी पीछे नहीं रहती और ऐसी आग उगलती है कि आसपास के सारे अनडेड की पेटी बन जाती है। पर वो बड़ा मॉन्स्टर फिर से दहाड़ता है और जंगल से और भी मुर्दे निकल आते हैं। लगता है ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। शिन अपनी तलवार की पावर बढ़ाता है और जमीन पर ऐसा जोर का अटैक मारता है कि उसकी चमक पूरे आसमान को रोशन कर देती है। ये चमक देखकर पास ही उड़ रही शनी का ध्यान उस तरफ खिंचता है। शिन रेडार चेक करता है तो देखता है कि अभी भी वो घिरा हुआ है, पर अचानक उसे एक एलाई अपनी तरफ आता दिखता है। वो चेक करने जाता है और एक फूलों के मैदान में उसकी मुलाकात शनी से होती है। मुर्दों की आर्मी अभी भी पीछे पड़ी थी तो युजुहा एक बैरियर बनाकर उन्हें दूर रखती है। शनी तुरंत शिन को गले लगा लेती है और कहती है कि उसे लगा था वो कभी वापस नहीं आएगा। भाई यहाँ तो इमोशनल माहौल बन गया, बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बजा दो। शिन सोच में पड़ जाता है कि गेम खत्म होने के बाद शनी और ये सब गायब क्यों नहीं हुए। तभी युजुहा की बैटरी डाउन हो जाती है और बैरियर गायब। वो मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है तो शिन सजेस्ट करता है कि पहले इसका गेम बजाते हैं, रीयूनियन बाद में करेंगे। दोनों मिलकर एक महास्पेल कास्ट करते हैं जिससे सारे छोटे मोटे मुर्दे साफ हो जाते हैं और बस वो बड़ा मॉन्स्टर बचता है। शिन तुरंत एक और तलवार निकालता है और हवा में कूदकर मॉन्स्टर को बीच से चीर देता है जिससे उसका कोर चकनाचूर हो जाता है। जब मॉन्स्टर ढेर होता है शिन को उसकी आवाज सुनाई देती है और वो हैरान रह जाता है। वो उसका कोर उठाता है और शनी से कहती है कि चलो जरा गपशप करते हैं। थोड़ी देर बाद शिन बताता है कि कैसे उसने फाइनल बॉस को हराकर लॉग आउट किया था, पर वो बेहोश हो गया और इस मैदान में उसकी आंख खुली। शनी बताती है कि जैसे ही डंजन गायब हुआ उसे समझ में आ गया था कि बॉस ढेर हो गया है और बाकी सपोर्ट कैरेक्टर्स ने भी बताया कि उनके मास्टर्स गायब हो चुके हैं। इसके बाद सब शिन को ढूंढने निकल गए और शनी मून सैंक्टम वापस आ गई। जब शिन कहता है कि शनी की बातें उसकी रिसर्च से मैच कर रही हैं तो शनी पूछती है कि क्या वो कुछ सोच रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलकर बात टाल देता है। शिन उसे मना करता है कि मास्टर बोलना बंद करो क्योंकि लोग सुनेंगे तो हंगामा हो जाएगा कि इतनी बड़ी लेजेंड मुझे मास्टर कह रही है। भाई हीरो को स्वैग भी चाहिए और प्रिवेसी भी। शनी पूछती है फिर क्या बुलाऊं। शिन कहता है बस मेरा नाम ले लिया करो। फिर शनी पूछती है कि आगे का क्या प्लान है, तो शिन बताता है कि उसे एक सीक्रेट साइट देखनी है जिसके बारे में उसने लाइब्रेरी में पढ़ा था। शनी बताती है कि वो वहां जा चुकी है पर सिर्फ बाहर बाहर से देखा है। तो शिन कहता है चलो फिर अंदर भी घूम के आते हैं। शनी थोड़ा नर्वस होकर पूछती है कि अगर मौका मिला तो क्या वो वापस अपनी दुनिया जाएगा। जब शिन हाँ कहता है तो शनी का चेहरा उतर जाता है। वो बोलती है मुझे पता था तुम यही कहोगे। अगली सुबह जब सूरज निकलता है शिन रीयूनियन पार्टी थ्रो करने का प्लान बनाता है। शनी उस छोटी फॉक्स के बारे में पूछती है तो शिन समझाता है कि युजुहा एक एलिमेंटेल है। शनी कहती है कि उसकी पूंछ देखकर ही समझ में आ गया था और तभी शिन देखता है कि युजुहा की अब 3 पूंछ हो गई हैं। भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया क्या। अचानक युजुहा बोलने लगती है जिसे देखकर शिन की फट जाती है। वो पूछता है तू कब से बोलने लगी। युजुहा कहती है वो गंदा धुआं गायब होते ही मेरी बुद्धि ठिकाने आ गई। शिन उसे वार्न करता है कि लोगों के सामने मुंह मत खोलना क्योंकि नॉर्मल स्पिरिट फॉक्स नहीं बोलती। युजुहा सजेस्ट करती है कि वो टेलीपैथी से बात करेंगे, पर शनी टोक देती है कि भाई 3 पूंछ लेकर ये नॉर्मल फॉक्स तो लगने से रही। तो शिन उसे ऑर्डर देता है कि अपनी सारी पूंछ को मर्ज करके एक बना ले ताकि कोई शक ना करे। क्या दिमाग लगाया बॉस। इसके बाद शिन अपनी नन्ही युजुहा को शनी की गोद में दे देता है ताकि वो उसे थोड़ा प्यार कर सके। शनी कहती है कि शिन हमेशा उसे सरप्राइज करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेता है क्योंकि आज तक किसी ने भी एलिमेंटेल को पालतू बनाने का करिश्मा नहीं किया। शिन थोड़ा स्वैग में बोलता है कि तुम तो देखने में ज्यादा हैरान नहीं लग रही। तो शनी बताती है कि ये युजुहा अभी उस लेवल की नहीं है जिससे उन्होंने पहले कभी फाइट की थी। भाई ये वही बात हुई कि शेर का बच्चा अभी बिल्ली लग रहा है। फिर वो दोनों वहां से निकलने का फैसला करते हैं और शनी कहती है कि अगर वो थोड़ा तेजी से जाएं तो शायद एविस को बीच रास्ते में ही पकड़ लेंगे। उधर सीन शिफ्ट होता है एविस पर, जो बेचारी लेशा को अपनी पीठ पर लादे हुए भाग रहा है। लेशा को शिन की चिंता हो रही है, पर एविस उसे तसल्ली देता है कि शिन अपना ख्याल खुद रख सकता है, वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अचानक एविस रुक जाता है और कहता है कि कोई चीज बहुत ही खतरनाक स्पीड से उनकी तरफ आ रही है। लेशा डर के मारे थर थर कांपने लगती है कि कहीं वो मॉन्स्टर तो पीछे नहीं आ गया, जबकि एविस अपना भाला तानकर तैयार हो जाता है। तभी आसमान से शिन और शनी एक धमाके के साथ उनके ठीक सामने लैंड करते हैं। ये देखकर लेशा की तो बोलती बंद हो जाती है और वो वहीं ढेर हो जाती है, जबकि एविस ओए तेरी करके चिल्लाने लगता है। दिन में थोड़ा बाद में प्रिंसेस रियान और उसके मर्द उस बड़ी दरार फिशर की जांच कर रहे होते हैं जो शिन के अटैक से बनी थी। उन्होंने आसमान से वो तेज रोशनी देखी थी जिसने सारे स्कल फेसेस की पेटी बना दी थी और उनके सारे जख्म भी भर दिए थे। भाई ये तो बिना डॉक्टर के ही ट्रीटमेंट हो गया। रियान सोच ही रही होती है कि ये कांड किसने किया, तभी उसका एक बंदा गेड्रेस वहां आता है शिन की तलवार लेकर। वो बताता है कि ये उसे दरार के आखिरी कोने पर मिली है। वो तलवार के नीचे बने एक बाज फैल्कन के निशान को दिखाता है और बताता है कि वो एक ऐसे हाई ह्यूमन को जानता है जो हथियार बनाने का उस्ताद है। रियान हैरानी से कहती है कि उसे लगा था दुनिया में अब कोई हाई ह्यूमन बचा नहीं है, पर गेड्रेस पॉइंट आउट करता है कि हम एक ऐसे पागल से डील कर रहे हैं जो इतने खतरनाक हथियार ऐसे फेंक देता है जैसे कोई कचरा हो। रियान को समझ आता है कि वो ब्लैक स्मिथ ही मून सैंक्टम का मालिक है और वो सजेस्ट करती है कि वापस जाते वक्त वहां का चक्कर जरूर लगाएं।
गेड्रेस पूछता है कि वहां जाकर क्या करोगी, तो रियान कहती है कि या तो वो उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज करेगी या फिर उसके मजे लेगी। भाई ये प्रिंसेस तो अलग ही नशा करके बैठी है। कहीं और एविस गुस्से में शिन से एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है और शिन सोचता है कि भाई ये इतना गुस्से में क्यों है। एविस पूछता है कि ये शनी जो किसी के आगे सर नहीं झुकाती, वो तेरे पीछे एक खोए हुए पिल्ले की तरह क्यों घूम रही है। जब शिन झूठ बोलने की कोशिश करता है कि सारा काम शनी ने किया है, तो एविस अपना भाला उसकी गर्दन पर टिका देता है और कहता है कि जो तूने किया है उसका क्रेडिट उसे मत दे। शिन हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता चला। एविस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और इल्जाम लगाता है कि भाई तू इतना फ्लैशी स्पेल ऐसे मार रहा था जैसे कोई बच्चा पटाखा फोड़ रहा हो। इस पॉइंट पर शिन सच उगल देता है कि वो एक हाई ह्यूमन है और शनी बीच में बोलती है कि हाँ, और ये मेरे मास्टर हैं। जब वो पूछता है कि क्या हाई ह्यूमंस का कोई रिकॉर्ड बचा है, तो एविस बताता है कि कुछ पुरानी किताबों में लिखा है कि वो इतने स्किल्ड होते थे कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। पर शिन कहता है कि उसे अपनी ब्लैक स्मिथिंग पर पूरा भरोसा है और जब एविस हैरान होता है तो शिन ऑफर करता है कि वो उसका भाला ठीक कर देगा। तभी लेशा की आंख खुलती है और शिन को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आती है। एविस समझाता है कि ये कैसे न कैसे बचकर निकल आया। लेशा शनी के बारे में पूछती है तो शनी अपना इंट्रो देती है और एविस बीच में बोलता है कि भाई ये वही फेमस शनी है। जब अलग होने का वक्त आता है तो शिन एविस को एक मैजिक लेटर देता है और कहता है कि अगर हालात खराब हो जाएं तो कांटेक्ट करना। एविस कहता है कि अगर मुझे तुझे बुलाना पड़ा तो समझ लेना बहुत ही गंदा सीन हो गया है। तो शिन बोलता है कि कोई बात नहीं, वो अपने पहले दोस्त को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। एविस लेटर लेकर शहर चला जाता है और शनी कमेंट करती है कि शिन बिल्कुल नहीं बदला। जब वो मून सैंक्टम वापस पहुंचते हैं तो शनी डिनर का प्लान बनाती है और टिएरा भागकर शनी का स्वागत करने आती है। शिन को वहां देखकर वो पूछती है कि तुम दोनों साथ कैसे, तो शिन बस हेलो बोलता है और कहता है पहले खाना खाते हैं। टिएरा पूछती है कि क्या शिन भी उनके साथ खाएगा, तो शनी खुलासा करती है कि शिन ही मून सैंक्टम का असली मालिक है। टिएरा की तो फट के 4 हो जाती है और वो चिल्लाती है कि सैंक्टम का मालिक तो एक लेजेंडरी हाई ह्यूमन है। शिन उसे याद दिलाता है कि पहली मुलाकात में बताया तो था, पर टिएरा कहती है कि उसने उसे सीरियसली नहीं लिया था। वो माफी मांगने लगती है पर शिन कहता है छोड़ो यार, ये लो यूजुहा से मिलो। थोड़ी देर बाद जब वो खाना खाते हैं, टिएरा कहती है कि उसने आज तक ऐसा खाना नहीं देखा। शिन बताता है कि उसने जो इंग्रेडिएंट्स शनी को दिए थे उनका रिजल्ट कमाल का आया है। टिएरा पूछती है कि ये क्या है, क्योंकि खाने से एक अलग ही ऑरा शक्ति निकल रही है। शिन बताता है कि ये थर्मल लायन और ऑर्क किंग का मांस है और सब्जियां भी बहुत रेयर है। टिएरा ये सुनकर पागल हो जाती है क्योंकि ये सब मिलना नामुमकिन है, पर शनी समझाती है कि ये ऑरा उन इंग्रेडिएंट्स के माना मैजिक की वजह से है। कुछ देर बाद शनी बताती है कि गेम के बाकी सपोर्ट कैरेक्टर्स अब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि मास्टर अब कभी वापस नहीं आएंगे। शिन खुश होता है कि वो आगे बढ़ गए हैं, पर तभी टिएरा अजीब बातें करने लगती है और उन्हें रियलाइज होता है कि वो टल्ली ड्रंक हो गई है। भाई ये तो बिना पिए ही झूम रही थी। शनी उसे संभालती है और शिन अपने कमरे में जाता है। वो देखता है कि कुछ भी नहीं बदला। वो अपने पजामास पहनता है और बेड पर कूद जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे अपने पास कुछ भारी और नर्म एहसास होता है। वो आंखें खोलता है और उसकी फट जाती है ये देखकर कि शनी उसके बेड में है। पास से देखने पर उसे शनी की आंखों में आंसू दिखते हैं और उसे बेचारी के लिए बहुत बुरा लगता है। सुबह जब हमारे हीरो की आंख खुलती है तो शनी वहां से जा चुकी होती है, पर उसे अपनी चादर के नीचे एक चांदी जैसा बाल दिखता है। जैसे ही वो चादर उठाता है, उसकी फटके 4 हो जाती है क्योंकि वहां यूजुहा अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में बिना कपड़ों के लेटी होती है। भाई ये एनिमल लॉजिक अलग ही नशा करके बैठा है। यूजुहा जैसे ही खड़ी होती है और उसके मिनी सॉसर्स डिस्प्ले पर आते हैं, शिन चिल्लाने लगता है और उसे तुरंत कपड़े पहनने को बोलता है, पर यूजुहा ठहरी जिद्दी, वो सीधा उस पर झपट पड़ती है। इसके बाद शिन उसे एक मस्त आउटफिट देता है और पहनने को बोलता है और थोड़ी देर में दोनों बाहर निकलते हैं शनी और टिएरा को दिखाने के लिए। टिएरा उसे इस रूप में देखकर दंग रह जाती है। वहीं शनी उसकी तारीफ करती है और नाश्ते की टेबल लगाने चली जाती है। नाश्ते के बाद शिन यूजुहा से पूछता है कि वो उस श्राइन में क्या कर रही थी। यूजुहा बताती है कि उसे वहां सुकून मिलता है। शिन आगे पूछता है कि क्या उसे पता है कि 500 साल पहले लोग गायब हो गए थे। यूजुहा कहती है कि सालों पहले वहां कोई नहीं आता था जब तक एक बड़ा हादसा नहीं हुआ और वो जख्मी हो गई। वो बताती है कि वो श्राइन में धीरे धीरे मर रही थी जब तक शिन ने आकर उसकी पेटी बनने से नहीं बचाया। शिन कहता है कि इसका क्रेडिट मिली को जाता है और प्लान बनाता है कि वो उस बच्ची के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाएंगे। तभी शनी सजेस्ट करती है कि वो टिएरा के बनाए हुए एल्विन बेक्ड ट्रीट्स ले जा सकते हैं। टिएरा अपनी बेकिंग की तारीफ के पुल बंधने लगती है और कहती है कि ये उनका टॉप प्रोडक्ट है, पर शिन उसे रियलिटी चेक देता है कि मून सैंक्टम में खाना नहीं बिकता। फिर शनी उसे याद दिलाती है कि सिर्फ वही आर्मरी को फिर से खोल सकता है, तो शिन डिसाइड करता है कि वो कुछ तलवारें बनाएगा ताकि स्टोर की इन्वेंटरी भर सके। इसके बाद शनी बताती है कि उसे जूरेट नाम के बंदे से मिलना चाहिए। ये नाम सुनते ही शिन हैरान हो जाता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है,
क्योंकि हाई बीस्ट्स तो सिर्फ 150 साल जीते हैं। शनी बताती है कि जूरेट के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और वो बेसब्री से शिन का वेट कर रहा है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जूरेट ने सारी बीस्ट ट्राइब्स को एक करके एक अलायंस बनाया। भाई बंदा अलग ही लेवल का नेता निकला। शिन उससे मिलने का फैसला करता है और पूछता है कि क्या सब कल निकलने के लिए तैयार है। टिएरा बोलती है कि वो हमेशा की तरह शॉप पर रुकेगी, पर शनी कहती है कि वो भी साथ चलेगी। टिएरा टेंशन में आ जाती है कि शॉप का क्या होगा, तो शिन स्वैग में बोलता है कि वो पूरी शॉप ही साथ लेकर जाएंगे। ये सुनकर टिएरा भी साथ चलने को राजी हो जाती है। शिन बोलता है कि उन्हें खाना और सामान खरीदना होगा, जबकि शनी गिल्ड जाकर स्कल फेसेस की रिपोर्ट देने निकल जाती है। शिन डिसाइड करता है कि वो तलवारें बनाएगा और फारनाट की तरफ कोई जॉब ढूंढेगा ताकि अपनी रैंक बढ़ा सके। शनी सजेस्ट करती है कि उन्हें एक पार्टी बना लेनी चाहिए ताकि टेलीपैथी से बात कर सकें, और टिएरा को एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर करने को बोलती है। शिन टिएरा से पूछता है कि क्या वो साथ चलेगी, तो वो पहले अपने कपड़े बदलने चली जाती है। जब शिन नई तलवारें ढाल रहा होता है, तभी टिएरा गिल्ड जाने के लिए तैयार होकर आती है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो शिन की नजर अचानक उसके भारी भरकम नौकर्स पर पड़ती है और उसके मुंह से वाह निकल जाता है। किस्मत खराब कि टिएरा ने उसे घूरते हुए पकड़ लिया और पूछा कि हाँ क्या देख रहे हो, तो शिन बात घुमाने के लिए कहता है कि ये नजारा तो आंखों को ठंडक देने वाला है। टिएरा बोलती है कि बेटा घूरने का बिल तो देना पड़ेगा। जब वो शहर पहुंचते हैं, टिएरा इतने सारे लोगों को देखकर बावली हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ लोगों से किस्से सुने थे। शिन उसे समझाता है कि भाई थोड़ा कंट्रोल कर, इतनी एक्साइट मत हो। थोड़ी देर में जब वो गिल्ड पहुंचते हैं तो शिन की रैंक अपग्रेड होकर सीधा ई हो जाती है। शिन हैरान है क्योंकि उसने अब तक एक भी जॉब पूरी नहीं की थी, पर सेलिका उसे याद दिलाती है कि उसने एक हाई रैंकिंग स्कल फेस और मॉन्स्टर्स की आर्मी की पेटी बनाई थी। वो बताती है कि गिल्ड ने उसकी रिपोर्ट वेरीफाई कर ली है और प्रमोशन दे दिया है। सेलिका को लगता है कि वो ए रैंक डिजर्व करता है, पर शिन कहता है कि बाकी एडवेंचरर्स को मिर्ची लग जाएगी। तभी सेलिका की नजर टिएरा पर पड़ती है और पूछती है कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। शिन बोलता है कि वो बिजनेस के सिलसिले में साथ घूम रहे हैं, पर सेलिका उसकी बात इग्नोर करके पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। शिन और टिएरा दोनों की फट जाती है। तभी सेलिका बोलती है कि उसने उन्हें कपल्स की तरह हाथ पकड़े हुए देखा था। शिन पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तो सेलिका सारे मर्दों को गाली देती है कि सुंदर लड़की देखकर सब लल्लू बन जाते हैं। भाई इसका तो पुराना कोई हार्ट ब्रेक लग रहा है। इसके बाद शिन उन सेक्रेट साइट्स के बारे में पूछता है जो डस्क ऑफ प्रोस्पेरिटी के वक्त तबाह हो गई थी, पर सेलिका साफ मना कर देती है कि बी रैंक से नीचे वाले एडवेंचरर्स को ऐसी सेंसिटिव जानकारी नहीं दी जाती। भाई यहाँ भी वीआईपी ट्रीटमेंट चलता है। शिन बोलता है ठीक है, जब रैंक बढ़ा लूंगा तब वापस आऊंगा, और सेलिका से फैनरेड के रास्ते में कोई काम ढूंढने को कहता है। सेलिका एक मोटी किताब टटोलती है और बताती है कि एक वैगन एस्कॉर्ट का काम है, जहां उन्हें 2 और एडवेंचरर्स के साथ दोपहर तक ज्वाइन करना होगा। टिएरा का गिल्ड कार्ड बनने में अभी वक्त था, तो वो दोनों शहर में घूमने निकल जाते हैं और घूमते फिरते चर्च पहुंचते हैं। वहां उन्हें लीशिया मिलती है, जो टिएरा को देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है और उसका इंट्रो मांगती है। जब दोनों लेडीज का इंट्रोडक्शन होता है तो लीशिया के होश उड़ जाते हैं ये जानकर कि टिएरा मून सैंक्टम में काम करती है और शिन की स्टूडेंट है। फिर क्या, वो शिन को छोड़कर टिएरा पर सवालों की बारिश कर देती है और बेचारा शिन बस खड़े खड़े तमाशा देखता रह जाता है। भाई ये तो अलग ही लेवल की फैन गर्लिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर में मिली और यूजुहा खेलने लगते हैं और मिली चर्च की हेल्प करने के लिए शिन को हक करके थैंक यू बोलती है। लीशिया अनाउंस करती है कि अब वही चर्च की अगली हेड बनने वाली है, तो शिन एडिस के बारे में पूछता है। ट्रियर बताती है कि एविस बाकी भ्रष्ट प्रीस्ट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। शिन को भी लगता है कि उन प्रीस्ट्स का मकसद कुछ और ही था, इसलिए वो लीशिया और मिली की हिफाजत के लिए उन्हें कुछ लकी चार्म्स देता है। तभी ऑर्फनेज के सारे बच्चे कमरे में घुस आते हैं और शिन से ऐसे लिपटते हैं जैसी वो कोई सेलिब्रिटी हो, जिसे देखकर टिएरा बेचारी थोड़ा परेशान हो जाती है। जाते वक्त लीशिया उन बच्चों की मस्ती के लिए माफी मांगती है, पर टिएरा कहती है कि उसे उनके साथ मजा आया। गिल्ड वापस आने पर सेलिका टिएरा को उसका गिल्ड कार्ड देती है, जो उसे जी रैंक पर रखता है, बिल्कुल बॉटम लेवल। शिन सजेस्ट करता है कि अब उन्हें मून सैंक्टम को पिकअप करने जाना चाहिए, जिस पर टिएरा का रिएक्शन होता है, भाई ये क्या भूख के बैठा है, पूरी बिल्डिंग कैसे उठाएगा। वो एक गली में पहुंचते हैं जहां शिन एक टेलीपोर्ट स्पेल वाला क्रिस्टल दिखाता है, जो उन्हें सेव्ड लोकेशन पर वार्प कर सकता है। शिन क्रिस्टल एक्टिवेट करता है और वो पलक झपकते ही मून सैंक्टम पहुंच जाते हैं। फिर शिन एक ऐसा स्पेल मारता है कि पूरी बिल्डिंग उसके हाथ में एक छोटे से पेंडेंट में बदल जाती है। लो भाई, पूरा घर अब पॉकेट में। कुछ देर बाद वो शहर के बाहर एस्कॉर्ट जॉब के लिए पहुंचते हैं और वहां उन्हें गायून नाम का एक बीस्ट फोक मिलता है। तभी कैरेज से एक लड़की कूदकर बाहर आती है और अपना नाम सुबह की बताती है। कैरेज का ओनर नैक भी वहां आ जाता है और कहती है कि अब सब तुम्हारे भरोसे है। दूसरी तरफ शाही महल में राजा को खबर मिलती है कि मून सैंक्टम गायब हो गया है, जिससे वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो जगह सदियों से सेफ थी और वहां कोई मॉन्स्टर्स भी नहीं घुस सकते थे।
पहली प्रिंसेस शनी के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि वो महल की तरफ ही आ रही है। प्रिंसेस कहती है कि जब तक रियान वापस नहीं आती उनके पास पूरी इन्फो नहीं है, इसलिए शनी का वेट करना ही बेहतर है। रास्ते में नैक के कैरेज पर गायोन टिएरा से पूछता है, क्या तूने कभी किसी को पैक किया है? टिएरा हैरान हो जाती है तो शिन समझाता है कि एस्कॉर्ट जॉब्स में कभी कभी लोगों से भी भिड़ना पड़ता है। सुभाकी बोलती है कि लोग उसके छोटे साइज की वजह से उसे हल्का समझते हैं, पर वो सबकी ऐसी तैसी कर देती है। शिन सजेस्ट करता है कि एक दूसरे की पावर्स जान लेना बेहतर है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। गायोन बताता है कि वो एक ए रैंक सैमुराई है पर मैजिक में 0 है। सुभाकी बताती है कि वो ई रैंक बॉक्सर है जो स्पीड बढ़ाने वाले सपोर्ट स्पेल्स कास्ट कर सकती है। टिएरा बताती है कि वो जी रैंक एल्केमिस्ट है जो तलवार और तीर कमान दोनों चला सकती है और हील भी कर सकती है। फिर शिन अपना इंट्रो देता है कि वो ई रैंक सैमुराई है जो आग और बिजली का मैजिक जानता है और यूजुहा उसका पालतू मॉन्स्टर है। सुबाकी पूछती है कि क्या वो हिनोमोतो से है क्योंकि वहां के सैमुराई थोड़े अजीब होते हैं। गायोन बताता है कि हिनोमोतो एक यूनिक आइलैंड है जो नेचुरल डिजास्टर से बना था। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक कैरेज रुक जाती है। बाहर ढेर सारे गुंडे खड़े होते हैं जो नैक को धमकी देते हैं कि सारा सामान और पैसा यहीं छोड़ दे अगर जिंदा रहना है तो। शिन तुरंत नैक को वैगन के अंदर भेजता है और यूजुहा को उसकी हिफाजत के लिए लगा देता है। जब शिन, गायून और सुबाकी लड़ने के लिए तैयार होते हैं, टिएरा वैगन के पीछे छुपकर अपने तीर कमान के साथ डर रही होती है। बैंडिट्स का लीडर सुबाकी को देखकर गंदे कमेंट्स करता है और उन्हें ढेर करने की धमकी देता है। टिएरा को शिन का बढ़ता हुआ गुस्सा, ब्लड लस्ट महसूस होता है और वो नोटिस करती है कि कुछ गुंडे झाड़ियों में छुपे हुए हैं। गायून अपनी तलवार निकालकर उन्हें पीछे हटने को बोलता है, पर बैंडिट्स हंसते हुए कहते हैं कि गायून को छोड़कर बाकी सब तो लो रैंकर्स हैं, वो अकेले सबको कैसे बचाएगा। शिन और उसके साथियों को समझ आ जाता है कि इन बैंडिट्स को उनकी इंटरनल खबर पहले से थी। सुभाकी बोलती है इनकी कुटाई करके ही सच उगलवाना पड़ेगा। तभी अचानक टिएरा का एक निशाना झाड़ी में छुपे गुंडे की पेटी बना देता है। ये देखकर बैंडिट्स का बॉस हमले का ऑर्डर देता है, पर सुबाकी एक मुक्के में एक गुंडे को हवा में उड़ा देती है। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरे, गायून और शिन मिलकर बाकी गुंडों का खेल खत्म कर देते हैं। शिन सीधा बॉस के पास पहुंचता है और उसकी तलवार के 2 टुकड़े करके उसे मौत के घाट उतारने की धमकी देता है। भाई गलत बंदे से पंगा ले लिया। कुछ ही देर बाद वो बैंडिट बॉस बुरी तरह पिट चुका होता है और उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। शिन अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टिका देता है और सच उगलवाने की कोशिश करता है, पर शिन का गुस्सा देखकर लग रहा था कि वो आज ही इसकी पेटी बना देगा। तभी अचानक टिएरा पीछे से आती है और शिन का सर अपने पिलोज पर, समझ जाओ भाई, पर रख लेती है ताकि उसका दिमाग ठंडा हो सके। भाई ये क्या लॉजिक है? गुस्सा ठंडा करने का ये नया तरीका मार्केट में कब आया? जब शिन हैरानी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो टिएरा पॉइंट आउट करती है कि अब वो नॉर्मल हो चुका है और शर्म से लाल होकर वहां से निकल लेती है। असल में शनी हमेशा टिएरा के साथ ऐसा ही करती थी, उसे शांत करने के लिए। तो टिएरा ने बिना सोचे समझे वही फॉर्मूला शिन पर चिपका दिया। पर जब उसे रियलाइज होता है कि शिन और सुबाकी उसे ही घूर रहे हैं तो उसकी फट जाती है। बाद में जब वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं तो गाउन बताता है कि ये बैंडिट्स पक्का चर्च से जुड़े हुए सामान के लिए वैगन पर रेड मार रहे थे। ये सुनकर शिन को याद आता है कि नन्स ने उसे बताया था कि उन्हें हेडक्वार्टर से ऑथराइजेशन चाहिए और वो सोचने लगता है कि क्या कोई उस काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो नैक उन्हें जॉब कंप्लीशन के सर्टिफिकेट्स देता है और गिल्ड में जमा करने को बोलता है। रिपोर्टिंग के बाद गाउन और सुबाकी उन्हें बाय बाय बोलते हैं और रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब बचे सिर्फ शिन और टिएरा, जो डिसाइड करते हैं कि फारनेट दूर है तो एक नया वैगन गाड़ी लेना ही सही रहेगा। थोड़ी देर में वो एक वैगन स्टोर पहुंचते हैं और जैसे ही शिन उस वैगन को मॉडिफाई करने की बात करता है, टिएरा तुरंत बोलती है, भाई रहने दे, बहुत गंदा आइडिया है। पर शिन समझाता है कि वो बस राइड को स्मूथ बनाना चाहता है, तो टिएरा मान जाती है, बस शर्त यह है कि वो ज्यादा फ्लैशी नहीं होना चाहिए। जब उन्हें सही वैगन मिल जाता है तो सेल्समैन उन्हें एडवाइस देता है कि मजबूत टांगों वाले घोड़े लेना, क्योंकि ये वैगन काफी भारी है। शिन बोलता है कि उसने सुना है लोग मॉन्स्टर से भी वैगन खिंचवाते हैं। सेल्समैन कहता है, हाँ भाई, अगर तुझे टेम करना आता है तो कर ले। जैसे ही वो शॉप से बाहर निकलता है, शिन को शनी की तरफ से एक टेलीपैथिक कॉल आता है। शनी बताती है कि किंगडम में उसका काम खत्म हो गया है और वो उनकी लोकेशन पूछती है। शिन बताता है कि उन्होंने वैगन तो ले लिया है, बस अब घोड़ों की तलाश है। शनी तुरंत बोलती है कि घोड़ों को छोड़ो, मैं एक मस्त मॉन्स्टर पकड़कर लाती हूँ वैगन खींचने के लिए, और वो एक दिन में उनके पास पहुंच जाएगी। साथ ही वो शिन को बताती है कि महल वाले मून सैंक्टम के अचानक गायब होने से काफी टेंशन में है। वो ये भी बताती है कि वो उन ऑफिशियल्स की चमचागिरी से पक गई है जो उसे अपनी मिलिट्री में रिक्रूट करने के लिए पीछे पड़े थे। शिन बोलता है, भाई तू है ही इतनी ओपी, कोई भी किंगडम तुझे अपनी मिलिट्री में चाहेगा। इतना ही नहीं, शनी खुलासा करती है कि कुछ किंगडम्स ने तो मून सैंक्टम पर अपना हक जताने की कोशिश की और कुछ ने तो उसे शादी तक का प्रपोजल दे डाला। जब शिन ये सुनता है तो शनी पूछती है, क्यों, जलन हो रही है क्या? और शिन बड़े स्वैग से बोलता है, हाँ हो रही है।
थोड़ी देर बाद जब वो कुछ ऑर्नामेंट्स गहने चेक कर रहे होते हैं, एक स्टॉल ओनर उन्हें पास के ही एक 5 स्टार होटल का रास्ता दिखाता है। होटल पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या आप दोनों एक ही रूम शेयर करेंगे? ये सुनते ही दोनों की फट जाती है और वो तुरंत सेपरेट रूम्स मांगते हैं। कमरे की तरफ जाते हुए शिन रोता है कि उनके इनाम का आधा पैसा तो इस कमरे में ही निकल गया और सारा दोष उस गहने बेचने वाले पर मर देता है। जैसे ही शिन अपने कमरे में घुसता है, युजुहा बेड पर कूदती है और अपने ह्यूमनॉइड रूप में बदलकर बेड के मजे लेने लगती है। जब शिन अपने वेपन्स की साफ सफाई कर रहा होता है, टिएरा वहां आ जाती है और वो दोनों कमरे में ही डिनर करते हैं। इसके बाद शिन बोलता है कि वो नहाकर सोने जाएगा, तो युजुहा और टिएरा डिसाइड करती है कि वो दोनों साथ में नहाएंगी। युजुहा जबरदस्ती टिएरा को खींचकर शिन के बाथरूम में ले जाती है और बेचारा शिन बाहर बैठकर उनकी बातें सुन रहा होता है, जिससे उसके कानों में से धुआं निकलने लगता है। भाई, ये तो अलग ही नशा चल रहा है। अगले दिन सुबह टिएरा एक्साइटेड होती है ये देखने के लिए कि शिन वैगन में क्या मॉडिफिकेशंस करेगा। स्टोर पहुंचकर शिन पहियों में सस्पेंशन और बैरिंग्स फिट करता है ताकि झटके ना लगे। तभी शनी कांटेक्ट करती है कि वो जंगल में उनका वेट कर रही है। वो लोग जंगल जाते हैं और युजुहा पॉइंट आउट करती है कि आगे कुछ बड़ा है। वहां उन्हें मिलता है ग्रिफेजियो जेड, एक यूनिक मॉन्स्टर। शनी बताती है कि यही वो मॉन्स्टर है जो वैगन खींचेगा। शिन पूछता है, भाई ये कहां से उठा लाई? तो वो कहती है कि ये एक सीक्रेट माउंटेन से है। टिएरा धीरे से बोलती है कि शनी तो शिन के मामले में अपना दिमाग ही खो देती है। तभी वो जेड टिएरा को सूंघने लगता है और शिन बोलता है कि लगता है ये तुझे पसंद करने लगा है। शिन कंप्लेन करता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, पर शनी को पता था वो यही कहेगा, इसलिए वो उसे मैजिक से छोटा कर देती है। टिएरा हैरान रह जाती है जब शनी बताती है कि ये इतना छोटा हो सकता है कि इंस के अंदर भी आ सकता है। जब टिएरा उन दोनों पर चिल्लाती है कि तुम लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे ये सब नॉर्मल है, तो शिन कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि शनी इतना हाई लेवल मॉन्स्टर लाएगी। ये सुनकर शनी थोड़ा मूडी हो जाती है और पूछती है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? शिन तुरंत बात पलटता है और बोलता है कि नहीं, मुझे ये कूल सीक्रेट बीस्ट बहुत पसंद है। तभी युजुहा बीस्ट लैंग्वेज में उससे बात करती है और बताती है कि ये बीस्ट चाहता है कि हम इस पर भरोसा करें। शिन इसका नाम पूछता है तो शनी बताती है कि उसने इसका नाम शिमर रखा है क्योंकि ये इल्यूजन और थंडर स्किल्स यूज करता है। कुछ देर बाद वो सब वैगन में बैठ जाते हैं और शिमर को जोड़ देते हैं। शिन चिल्लाता है, फारनेट की तरफ चलो, और तभी शिमर ऐसी रफ्तार से वैगन खींचता है कि टिएरा और शिन बस यही कहते रह जाते हैं, भाई कितनी स्मूथ राइड है। तभी शिन नोटिस करता है कि युजुहा और शिमर अपनी अलग ही बीस्ट लैंग्वेज में गपशप कर रहे हैं, तो वो पूछता है कि भाई क्या पकड़ा है। युजुहा बताती है कि शिमर की मम्मी को एक एडवेंचरर ने पेल दिया था। बेचारे शिन को बुरा तो लगता है, पर युजुहा ट्विस्ट देती है कि एक एल्फ लड़की ने इस नन्हे की जान बचाई थी। शिन को लगता है तभी ये इतनी आसानी से पीछे हो लिया, पर शिमर बोलता है कि वो तो इसलिए आया क्योंकि उसे एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, और रिवील करता है कि टिएरा ही वो एल्फ है जिसने उसे बचाया था। टिएरा तो शॉक हो जाती है। उसे याद आता है कि हाँ, 1 सदी पहले उसने पहाड़ों में एक पिल्ला बचाया था। शिन मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि शिमर की ओनरशिप अब टिएरा को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वो वैगन रोकते हैं। शिन शिमर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है और टिएरा को बुलाता है। टिएरा आगे बढ़कर शिमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। नई दोस्ती, नया तशन। पर जैसे ही बॉन्डिंग पूरी होती है, टिएरा की बैटरी लो हो जाती है और वो गिरने लगती है, पर शिन उसे लपक लेता है। रात को जब टिएरा शिमर के साथ घोड़े बेचकर सो रही होती है, तब शिन सुपर कैरेक्टर पूछती है कि क्या उसने शिमर को इसलिए ट्रांसफर किया ताकि टिएरा सेफ रहे। शिन कंफर्म करता है और कहता है कि जब टिएरा अपना रास्ता खुद चुनेगी तब उसे सुकून मिलेगा। शिन फिर उसकी पीठ थपथपाकर थैंक यू बोलती है और कहती है कि जब भी उसकी फटी पड़ी होती है वो शिन के पास ही आता है। अगले दिन ये लोग फारनेट के जंगल पहुंचते हैं जहां एक बंदा और एक बीस्ट फोक लड़की इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। शिन उनका ऑरा देखकर समझ जाता है कि ये कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे नहीं है, बल्कि हाई लेवल के हैं। शिन कहती है कि ये पक्का वेलकम कमेटी होगी। इसके बाद शिन अपनी वैगन को गायब करता है और शिमर भी पॉकेट साइज का हो जाता है। रास्ते में शिन बताता है कि ये दोनों जिराड के पोता पोती हैं। घर पहुंचते ही वहां जिराड के साथ कुछ अजीब शक्ल वाले लोग बैठे मिलके हैं। जिराड को तो यकीन ही नहीं होता कि वो शिन को फिर से देख रहा है। शिन भी मजे लेकर कहता है कि भाई मुझे लगा तू ऊपर निकल लिया होगा, जिस पे बुढ़ाऊ हंसने लगता है और कहता है कि पता नहीं ये कमबख्त सांसें क्यों नहीं रुक रही। जिराड कहता है कि बातें तो बहुत है, पर पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, तो वो वुल्फ गैंग और उसकी बेटी कोर से मिलवाता है। इसके बाद वो अपने खास चमचों वॉन और रजीद से मिलवाता है, जो देखने में किसी जू के रिश्तेदार लगते हैं। शिन अपना इंट्रो देता है कि वो एक हाई ह्यूमन है, जिसे सुनकर जिराड बताता है कि भाई ये वो खतरनाक प्राणी है जिनसे दुनिया डरती भी है और पूछती भी। फिर दोनों पुराने दिनों की लड़ाइयां याद करके ऐसे हंसते हैं जैसे बचपन के बिछड़े यार हों। जब जिराड पिछले 500 सालों का रोना रोता है तो शिन रिवील करता है कि उसे पहले ही पता है जिराड ने कैसे एक पूरा देश खड़ा किया। जिराड चिढ़ जाता है कि शिन ने सारा सस्पेंस खराब कर दिया, वो तो खुद अपनी तारीफ के कशीदे पढ़ने वाला था। शिन कहती है कि इसे पता है तू मिर्च मसाला लगाकर बताएगा, और चाय बनाने निकल लेती है। जब शिन अपने गेम के बाद के किस्से सुनाता है तो जिराड कहता है कि तभी मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया, पर तू मिला ही नहीं।
कुछ देर बाद जिराड थोड़ा सीरियस होता है और कहता है कि एक जरूरी बात करनी है। शिन के पूछने पर वो बम फोड़ता है कि वो जल्द ही गेम ओवर करने वाला है, उसके पास 1 महीने से भी कम टाइम है। शिन हैरान होता है कि तुझे कैसे पता। जिराड समझाता है कि जैसे ही शिन वापस आया उसे अपनी मौत की घड़ी टिक टिक करती सुनाई देने लगी। वो कहता है कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली और शिन से एक आखिरी ड्यूअल मांगता है। शिन समझ जाती है कि बुढ़ाओ एक वॉरियर की तरह मैदान जंग में मरना चाहता है, तो शिन हाँ कर देता है। शिन पूछता है कि क्या तूने वुल्फगैंग और बाकियों को बताया। जिराड कहता है कि बस बता नहीं वाला हूँ। जिराड ये भी कहता है कि वॉन और रजीन को उसकी ख्वाहिश पता है और वो लोग तब से साथ है जब से शिन गायब हुआ था। वो कहता है कि अब वो लोग बूढ़े हो गए हैं और देश को उनके साये से आज़ाद होना चाहिए। शिन पॉइंट आउट करता है कि वुल्फगैंग एक सॉलिड लीडर है। जिराड मानता है कि हाँ वो सही रिप्लेसमेंट है, और जब शिन पूछता है कि कोई रिग्रेट, तो जिराड कहता है बस एक ही मलाल था कि तेरे साथ एक डुएल नहीं हुई। रात को जिराड सबको अनाउंस करता है कि उसने मरने की जगह चुन ली है और अगले हफ्ते शिन के साथ उसका शोडाउन होगा। मर्द लोग तो कूल रहते हैं पर कोर का पारा चढ़ जाता है। वो चिल्लाती है कि तुम सब इतने शांत कैसे हो। जिराड समझाता है कि उसने बहुत लंबी जिंदगी जी ली है और अगले हफ्ते वो सब देख लेंगे कि वो किस लिए जिया था। फाइनली वो अनाउंस करता है कि उनका आखिरी महायुद्ध राहला फॉरेस्ट में होगा। बाद में युजुहा देखती है कि शिन अकेले चांद को ताड़ रहा है और पूछती है कि सब ठीक। शिन उसे गोद में बिठाकर सुकून से बैठ जाता है। दूसरी तरफ जिराड भी अकेले बैठा वही दुख याद कर रहा होता है जब शिन अचानक गायब हो गया था। आने वाले दिनों में सब खूब खाते पीते और मौज मस्ती करते हैं। कुछ दिन बाद जिराड अपने टूटे फूटे गॉन्टलेट्स शिन को देता है। शिन अपना मून सैंक्टम अनबॉक्स करता है और सबके सामने अपनी भट्टी सुलगाकर उसे रिपेयर करने लगता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिपेयर के बाद वो जिराड को देता है और कहता है कि अब जी भरकर लड़ना। जिराड पूछता है कि अगर मौका मिला तो क्या वो शिन सुपर कैरेक्टर को छोड़कर अपने घर वापस चला जाएगा। शिन कहता है हाँ, मैं इसीलिए तो लड़ रहा हूँ ताकि घर जा सकूं। वो कहता है काश कोई हैप्पी एंडिंग का रास्ता होता मेरे और शिन के लिए, पर जिराड बोलता है कि असली दुनिया में ऐसी फिल्मी चीजें नहीं होती। अगले दिन सब वैगन में बैठकर रावला फॉरेस्ट निकलते हैं। शिन और जिराड ऐसे हंस रहे हैं जैसे इनकी लॉटरी निकल गई हो। हिल पर पहुंचकर शिन सुपर कैरेक्टर से बोलता है कि अगर कोई स्ट्रे अटैक भटक कर आए तो संभाल लेना। वो कहती है डोंट वरी, तुम बस अपना गेम दिखाओ। जिराड अपने बंदों को आखिरी गुड बाय बोलता है और दोनों हिल से नीचे कूद जाते हैं। बाकी सब उन्हें देखकर बातें करते हैं कि जिराड आज कितना खुश लग रहा है, वैसे ही जैसे कोई बच्चा स्कूल की छुट्टी के बाद भागता है। जंगल के बीचों बीच जिराड और शिन का ड्यूअल शुरू होता है और भाई ऐसी टक्कर होती है कि पूरे जंगल में बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रेटर्स बन जाते हैं और हर जगह धमाके ही धमाके हो रहे हैं। लड़ते लड़ते दोनों 500 साल पुरानी यादों में खो जाते हैं, जैसे दो पुराने दुश्मन नहीं बल्कि जिगरी यार मिल रहे हों। बाहर खड़ी ऑडियंस जब जंगल में हो रहे उन भयानक धमाकों को देखती है तो उनकी फटके चार हो जाती है कि जिराड असल में इतना खतरनाक है। पर शिन मजे से कमेंट करता है कि भाई अभी तो ये सिर्फ वार्म अप चल रहा है। टियारा तो सदमे में चली जाती है और शनी से पूछती है क्या तुम भी इनकी तरह इतनी स्ट्रांग हो। शनी हल्की स्माइल के साथ कहती है कि वो जिराड का मुश्किल से मुकाबला कर पाती है, मतलब यहाँ हर कोई ओवर पावर्ड नशा करके बैठा है। तभी जिराड अनाउंस करता है कि अब वो ऑल आउट जाएगा और अचानक अपने फुल वुल्फ फॉर्म में बदल जाता है। पिछली रात शिन ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो डंजन क्लियर करने के बाद मिली नई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। जिराड हमला करने ही वाला होता है पर शिन उससे पहले ही मूव कर देता है। लेकिन जिराड भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो अटैक इवेड करके सीधा शिन के पीछे प्रकट होता है। शिन तुरंत पीछे से हो रहे अटैक को ब्लॉक करता है पर सीन अभी बाकी है। जिराड तुरंत अपनी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट करता है जिससे शिन पीछे घिसटता हुआ जंगल के पार निकल जाता है। इससे पहले कि शिन संभाले जिराड 8 फ्लावर पाम अटैक फेंकता है जिससे शिन चक्कर खा जाता है। जिराड उस पर अटैक्स की बारिश कर देता है और शिन को पलटवार करने का एक भी मौका नहीं मिलता। भाई ये कुटाई हो रही है या महायुद्ध। अचानक जिराड शिन को हवा में उछाल देता है पर शिन अपनी तलवार एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो स्ट्राइक करने वाला होता है जिराड अपनी सबसे भयानक टेक्निक मारता है। बदकिस्मती से इस टक्कर में शिन की तलवार के परखच्चे उड़ जाते हैं और जिराड के पास एक परफेक्ट ओपनिंग होती है, पर अचानक जिराड थोड़ा हिचकिचाता है और वहीं ढेर हो जाता है। वो खून की उल्टी करता है और वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर कहता है बस भाई मेरा खेल खत्म। वो बताता है कि उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है और शिन से एक आखिरी रिवॉर्ड मांगता है क्योंकि उसने शिन पर एक हिट लैंड कर दिया था। शिन पूछता है बोल भाई क्या चाहिए, तो जिराड कहती है मुझे अपनी पूरी असली ताकत दिखा दो। शिन थोड़ी दूरी बनाता है और अपनी असली पावर शो ऑफ करता है जिसे देखकर जिराड शांति से अपनी जान त्याग देता है। शिन जिराड की बॉडी लेकर वापस पहाड़ी पर आता है। उसके साथी रोने लगते हैं पर शिन उन्हें बताता है कि जिराड ने उस पर एक हिट स्कोर किया था। जब वो जिराड का चेहरा देखते हैं उन्हें समझ आता है कि वो एक सुकून भरी स्माइल के साथ मरा है। बरियल यानी दफन के बाद शनी देखती है कि शिन अकेला चांद को घूर रहा है और वो भागकर उसे गले लगा लेती है। उसे डर लगता है कि कहीं शिन गायब ना हो जाए। वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, पर शिन उसकी बाहों में टूटकर रोने लगता है और कहता है कि एक पुराने दोस्त को खोने का दर्द बहुत ज्यादा होता है। जिराड की मौत के बाद जब सेलिब्रेशन होता है तो शिन और टियारा ने बीस्ट फोक वाले कान पहने होते हैं। शिन पूछता है क्यों, तो शनी बताती है कि एल्व्स बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं इसलिए ब्लेंड इन करने के लिए ये टोपी पहनी है। शनी पूछती है कि वो कैसी लग रही है तो शिन उसकी तारीफ कर देता है। ये सुनते शनी के गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं और वो बात पलटते हुए कहती है चलो जल्दी श्वेत से मिलने जाना है।
टियारा और शिन हैरान है क्योंकि उन्होंने कभी शनी को पहले ऐसे शर्म से पानी पानी होते नहीं देखा। शिन सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पुराने सपोर्ट कैरेक्टर श्वेड से मिलेगा, जो अब एक एलाइड नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ी देर में वो एक कमरे में बैठे होते हैं और श्वेड अपने एक चमचे के साथ वहां आता है। शिन को देखते ही श्वेड अपने बंदे को बाहर भेज देता है और घुटनों पर बैठकर शिन के आगे सर झुका देता है। वो अपनी वफादारी का वादा करता है, पर शिन उसे रिलैक्स होने को बोलता है। जेरार्ड की मौत की कहानी सुनाने के बाद श्वेड पूछता है कि अब आगे का क्या प्लान है, तो शिन बताता है कि अब वो उस सेक्रेट जगह यानी पवित्र स्थल पर जाएगा। श्वेड बोलता है कि उसे किलमॉन्ट वापस जाना है, पर वो बाद में ज्वाइन करेगा और तब तक वो टेलीपैथी से कांटेक्ट में रहेंगे। जाते जाते शिन अचानक श्वेड का पर्सनल वेपन समन करता है। जब वो उसे देता है तो श्वेड इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने बरसों से उसे हाथ नहीं लगाया था। शिन बताता है कि उसने वेपन को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया है क्योंकि उसका मैना कंट्रोल अब प्रो लेवल पर है। कौर ये सब देखकर दंग रह जाती है। इसके बाद वो लोग गिल्ड जाते हैं जहां शिन चेक करता है कि उसे रैंक अपग्रेड करके सी तक पहुंचना है। वो एक गॉब्लिन स्लेइंग क्वेस्ट उठाता है और कौर भी साथ चलने की जिद करती है। शिन मना नहीं करता। कौर बताती है कि वापस आने के बाद उसे राहला फॉरेस्ट की रीग्रोथ की इन्वेस्टिगेशन करनी है क्योंकि जेरार्ड और शिन के डुएल ने जंगल की ऐसी तैसी कर दी थी। जंगल में वो कुछ गॉब्लिन्स को स्पॉट करते हैं और मिलकर उन्हें एक एक करके पैक कर देते हैं। बाद में वो राहला फॉरेस्ट जाते हैं रीग्रोथ चेक करने। क्वेस्ट रिपोर्ट देने जब शिन गिल्ड पहुंचता है तो सेलिका उसे एक लेटर देती है जिसमें उसे महाल बुलाया गया होता है। टियारा पूछती है, भाई महाल वालों को तुझसे क्या काम है? तब शिन को याद आता है कि उसने जो पहला स्कल फेस जैक पैक किया था, ये पक्का इसी का चक्कर है। शिन को अपनी रैंक अपग्रेड बीच में ही छोड़नी पड़ती है। कौर कहती है कि काश वो भी साथ चल पाती, पर वो देश नहीं छोड़ सकती। शिन कहता है कि उसके पास वुल्फ गैंग के लिए कुछ है और वो मीटिंग अरेंज करने को बोलता है। कौर शिन को वुल्फ गैंग के पास ले जाती है। शिन जेरार्ड के गाउंटलेट समन करके वुल्फ गैंग को देता है और समझाता है कि अब ये तुम्हारे हैं, तुम जिसे चाहो इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। भाई हीरो ने तो जाते जाते सबका दिल जीत लिया। वुल्फ गैंग भाई को पता चलता है कि ड्यूल के टाइम गॉन्टलेट्स की तो धज्जियां उड़ गई थी, पर हमारा सीने तो चलता फिरता मैकेनिक है। उसने सब ठीक कर दिया और बोला कि जेरार्ड चाहता था कि ये अब तुम्हारे पास रहें। वुल्फ गैंग ने जैसे ही ट्राई किया, गॉन्टलेट्स में से ऐसी पावर निकली कि भाई का स्वैग ही बदल गया। इसके बाद सीने अपनी टीम यानी टियारा और सीने फीमेल वर्जन के साथ निकलता है, पर रास्ते में उसे रियलाइजेशन होता है कि वैगन से गए तो बुढ़ापे तक पहुंचेंगे। तो बस भाई ने अपना टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल निकाला और एक झटके में सबको वहां पहुंचा दिया जहां कभी मून सैंक्टम हुआ करता था। वहां पहुंचते ही सीने के रडार पर 3 दुश्मन चमकने लगते हैं। शुक्र है भाई ने स्टेल्थ स्किल ऑन रखी थी, वरना वहीं कलेश हो जाता। तभी अचानक सीने फीमेल थोड़ा इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि क्या वो फिर से गायब तो नहीं हो जाएगा, पर अगले ही पल उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है तो बात घुमाने के लिए नर्वस होने का नाटक करके निकल लेती है। भाई लड़कियों का लॉजिक समझना तो नेक्स्ट लेवल टास्क है। थोड़ी देर में ये लोग गिल्ड पहुंचते हैं जहां सीने बताता है कि उसे गिल्ड मास्टर ने बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट अंदर जाती है और तब तक सीने वहां खड़ी सेलिका से पूछता है कि भाई सीन क्या है, बुलाया क्यों है? सेलिका कहती है हमें इतना नहीं बताया जाता और साथ ही एक ताना चिपका देती है कि ये लड़का हमेशा सुंदर लड़कियों के साथ ही क्यों घूमता रहता है। सीने अपना बचाव करते हुए कहता है कि मेरे मेल फ्रेंड्स भी हैं, पर सेलिका ने तो सीधा मुंह पे बोल दिया कि मैंने तो तुझे कभी किसी बंदे से बात करते नहीं देखा। बेइज्जती लेवल 100। सीने कहता है कि एविस मेरा दोस्त है, पर एविस का नाम सुनते ही पूरे गिल्ड में सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी ने घोस्ट देख लिया हो। सेलिका बताती है कि एविस से लोग डर के मारे दूर रहते हैं क्योंकि वो थोड़ा अकड़ू टाइप का है और जल्दी किसी के साथ पार्टी नहीं बनाता। सीने बेचारा उसकी साइड लेते हुए बोलता है कि एविस बंदा तो एकदम सॉलिड है, बस लोग उसे गलत समझते हैं। खैर, इसके बाद सीने मिलता है गिल्ड मास्टर बार्लक से, जो उसे अराध नाम के एक मेज से मिलवाता है। अराध बेसिकली जेम्स का एक्सपर्ट है। सीने उस तलवार की बात शुरू करता है जो कैसल में गिरी थी और बताता है कि उस कल फेस के जेम में भयंकर माना है। सीने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, पर अराध तो अलग ही सीआईडी बना बैठा है। वो कहता है कि तलवार और जेम का माना मैच हो रहा है और तुम ही ये जेम लाए हो, इसलिए पैलेस से तुम्हारा बुलावा आया है। बार्लक साफ बोल देता है कि अब हम तेरी आइडेंटिटी और ज्यादा नहीं छुपा सकते, पर खुशकिस्मती यह है कि तेरे पास एक सॉलिड इंट्रोडक्शन लेटर है। और असली ट्विस्ट यह है कि उसे प्रिंसेस रियान ने बुलाया है क्योंकि वो इस पूरे कांड के बाद सीने में काफी इंटरेस्ट ले रही हैं। सीने थोड़ा डर जाता है कि कहीं रॉयल्टी को चोट पहुंचाने के चक्कर में उसकी पिट्टी ना बन जाए, पर बार्लक उसे तसल्ली देता है कि प्रिंसेस ने सबको समझा दिया है कि उस स्कल फेस्ट को रोकने के लिए ब्रूट फोर्स जरूरी थी। बाद में जब सीने ये बात लड़कियों को बताता है तो उन्हें लगता है कि पैलेस वाले या तो उसे नौकरी पर रखेंगे या फिर किसी से उसकी शादी करवा देंगे। सीने को वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो दूसरी सीने फीमेल सजेशन देती है कि बोल देना तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ हो चुकी है। वाह, ये तो अलग ही स्कीम चल रही है। पैलेस पहुंचने पर गडरस उसे सीधा रियान के कमरे में ले जाता है। रियान थोड़ी ज्यादा ही फ्रेंडली निकली, कहने लगी कि ये फॉर्मेलिटी छोड़ो और असली बात पर आओ। वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें वही तलवार थी और पूछती है पहचाना? सीने कहता है कि हाँ, ये वही स्कल फेस का हथियार है। रियान को लगता है कि ये बहुत पावरफुल है, पर सीने बताता है कि लड़ाई में उसकी तलवार की हालत खराब हो गई थी। रियान कहती है कि तुम जरूर कोई चोजन वन हो और क्योंकि बाकी लोग अपनी पावर्स का यूज असैसिनेशन के लिए करते हैं, इसलिए तुम्हें चेक करने के लिए बुलाया है कि तुम कोई गुंडागर्दी तो नहीं करोगे। सीने कहता है कि प्रूफ क्या है?
रियान अपना दिमाग चलाती है और कहती है मेरी इंट्यूशन ही मेरा प्रूफ है। गडरस भी बीच में कूद जाता है कि मून सैंक्टम का लेटर है तो बंदा सही ही होगा, और रियान भी मानती है कि मून सैंक्टम किसी गुनहगार का साथ नहीं देगा। सीने को लगा था कि अब ये शादी का प्रपोजल देगी, पर प्रिंसेस ने तो अलग ही नशा कर रखा था। वो सीधा खड़ी हुई और सीने को ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। मतलब कहाँ रोमांस और कहाँ सीधा दुश्मनी। इसी बीच कैसल के किसी कोने में एक काला साया आता है और कार्डिनल ग्रायरो पर हमला कर देता है। इधर गडरस रियान को समझा रहा है कि बहन इसे किंगडम की सेवा में लगाओ, लड़ाई क्यों कर रही हो। पर रियान को तो पहले अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है और चेक करना है कि सीने में कितना दम है। गडरस कहता है ऐसी कौन सी प्रिंसेस है जो हर किसी से लड़ने को तैयार रहती है, तो रियान कहती है कि वो जो पहली प्रिंसेस है वो संस्कारी होगी, मैं ऐसी ही हूँ। सीने बेचारा गडरस के कंधे पर हाथ रख के बोलता है भाई तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ, बहुत झेलना पड़ता होगा तुझे। फिर ये लोग एक टेलीपोर्टेशन ऑब वाले कमरे में जाते हैं जो इन्हें सीधा एक अरीना में फेंक देता है। रियान बताती है कि ये जगह चोजन वंस की लड़ाई के लिए है, पर शायद पहले यहाँ कुछ और ही कांड होते होंगे जो किसी को नहीं पता। दोनों अपने हथियार उठाते हैं और टेस्ट शुरू होता है। जैसे ही गडरस स्टार्ट बोलता है दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सीने तो तब हैरान रह गया जब रियान ने बीच लड़ाई में अपनी तलवार छोड़ दी और उसे लात मारने की कोशिश की। भाई ये तो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड वाला सीन हो गया। रियान कहती है कि मैं बस सरप्राइज देना चाहती थी। सीने थोड़ा सीरियस होता है, बफ्स लगाता है और अटैक करता है, पर रियान भी कम नहीं थी। वो हर मूव को बराबरी से टक्कर दे रही थी। जब रियान कहती है कि असली पावर दिखाओ, बच्चों की तरह मत लड़ो, तो सीने एक और बफ पेल देता है और बदले में रियान भी वही करती है। इस बार जब सीने अटैक करता है तो रियान एक ऐसा एक्सप्लोसिव अटैक मारती है कि सीने की फट के 4 हो जाती है। अगर वो डॉज नहीं करता तो वहीं उसकी पिट्टी बन जाती। रियान नोटिस करती है कि उनका फाइटिंग स्टाइल और स्पीड बिल्कुल सेम है। सीने भी मान जाता है और कहता है कि अब रुक जाओ मैडम, क्योंकि इस धमाके से आपकी तलवार की वैसे ही वाट लग चुकी है। भाई प्रिंसेस के हाथ में तलवार है या मूली, इतनी जल्दी टूट गई। जब गैडरस भी कंफर्म करता है कि दोनों बराबर के ताकतवर है तो रियन ड्यूअल खत्म करने पर राजी हो जाती है। इसके बाद रियन शिन को ऑफर देती है कि आजा भाई हमारे किंगडम की नौकरी कर ले, पर शिन साफ मना कर देता है। वो बोलता है उसे किसी की गुलामी नहीं करनी, वो एक आजाद एडवेंचरर की तरह जीना चाहता है। फिर शिन रियन से पूछता है कि ड्यूअल में तूने वो स्कल फेस वाली तलवार क्यों नहीं निकाली, तो रियन बताती है कि उनके यहाँ का रिवाज है कि मर्द शादी के प्रपोजल के वक्त लड़की को तलवार देता है, और अगर वो मर्द धोखेबाज निकला तो लड़की उसी तलवार से उसे पैक कर सकती है। भाई ये तो अलग ही लेवल का कानून है। रियन कहती है कि वो उस तलवार को शिन की तरफ से एक गिफ्ट मानती है, पर शिन तुरंत सफाई देता है कि भाई वो तो गलती से गिर गई थी, कोई प्रपोजल नहीं था। रियन कहती है वो जबरदस्ती नहीं करेगी, पर गैडरस समझाता है कि कुछ लोग उसे फंसाने और गैसलाइट करके किंगडम की सेवा में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो रियन सजेस्ट करती है कि वो उस तलवार को एज अ ट्रिब्यूट यानी तोहफा रख लेगी ताकि किंगडम वाले शिन का पीछा छोड़ दें। जब रियन कॉम्पनसेशन यानी हर जाने की बात करती है तो शिन बोलता है उसे पैसा दौलत नहीं चाहिए, बस उस मैजिकल लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड जोन्स का एक्सेस दिला दो। रियन कहती है वो तलवार इतनी कीमती है कि वो उसे रईसों वाली जिंदगी दिला सकती है, पर शिन ठहरा पड़ाकू बच्चा, उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब वो वापस महल टेलीपोर्ट होते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर गार्ड्स ढेर पड़े हैं और कार्डिनल की हालत खराब है। शिन जाकर ग्रेरिल को चेक करता है और बताता है कि उस पर चार्म और कंफ्यूजन का जादू चलाया गया है, मतलब किसी ने उसके दिमाग का दही कर दिया है। तभी गैडरस ग्रेरिल को पकड़ने भागता है, पर अचानक शिन और रियन उस कमरे से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। दोनों अचानक कुछ खंडरों यानी रूइंस में पहुंचते हैं, जिसे रियन एक होली लैंड पहचान लेती है। रियन सोचती है कि ग्रेरिल जैसा महान प्रीस्ट अपना दिमाग कैसे खो बैठा, पर शिन कहता है पहले यहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ करते हैं। जब वो पूछता है कि क्या तुम टेलीपैथी यूज करती हो, तो रियन बोलती है वो किसी के साथ पार्टी में नहीं है। तो शिन अपने पार्टी मेंबर्स को कांटेक्ट करने का फैसला करता है और रियन से किसी पास के शहर का नाम पूछता है। रियन बताती है कि पास ही वैमर नाम का एक शहर है, तो शिन तुरंत शनी को कांटेक्ट करता है। शनी तो टेंशन में चिल्लाने लगती है कि कहाँ मर गए तुम, पर शिन उसे शांत करता है कि वो एकदम फिट है। शनी को सुकून मिलता है क्योंकि उसे लगा शिन फिर से 500 साल के लिए गायब हो गया, तो शिन उसे पूरा सीन समझाता है। शिन कहता है वो लॉस्ट मैजिक यूज करके वहां से निकल सकता है, पर रियन उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए वो वैमर शहर में मिलने का प्लान बनाते हैं। कॉल के बाद शनी टियारा को बताती है कि शिन ठीक है और वो लोग महल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में वो समझाती है कि शिन किसी डेमन के चक्कर में फंस गया है और ये डेमन्स लोगों को तड़पाने के लिए मशहूर है। टियारा को डेमन्स के रैंक्स पर लेक्चर देने के बाद शनी बताती है कि उनका सामना एक दिमाग से खेलने वाले शातिर डेमन से है। टियारा कहती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर शनी बोलती है कि फिक्र मत कर, हम बस तमाशा देखने जा रहे हैं। महल के बाहर शनी सबको स्टेल्थ मोड पर डालती है और टियारा को लेकर दीवार कूद जाती है, जिसे देखकर टियारा की फट जाती है। फिर वो उस डंजन में जाते हैं जहां ग्रेरिल को रखा गया है और गार्ड्स को सुला देती है। वो उनसे चाबी लेकर जेल का दरवाजा खोलती है, जहां ग्रेरिल हैरान है कि ये कौन आ गया। जब शनी और टियारा प्रकट होते हैं तो ग्रेरिल पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। शनी बताती है कि उसके ऊपर जादू किया गया था, तो ग्रेरिल कहता है उसे कुछ याद नहीं है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि रियन और शिन सेफ है और वो उसके स्टेटस इफेक्ट्स को हटा रही है। तो अभी अचानक डेमन अटैक कर देता है, पर शनी तुरंत अपनी तलवार निकालकर उसके कुछ टेंटिकल्स काट देती है। मॉन्स्टर बाहर निकलता है और शनी को पहचान लेता है, तो शनी कहती है 500 साल हो गए किसी डेमन को देखे हुए। जब वो मॉन्स्टर को अगली बोलती है तो डेमन हमला करता है, पर शनी उसे ब्लॉक करके उसकी और पेटी बना देती है। डेमन पूछता है कि तू इस ग्रेरिल को क्यों बचा रही है,
तो शनी बोलती है कि एक डेमन को खुला छोड़ना मून सैंक्टम की बेइज्जती है। ये सुनकर डेमन को याद आता है कि वहां एक हाई ह्यूमन रहता था जिसने उसकी बिरादरी की ऐसी तैसी की थी, पर वो कहता है अब वो पुरानी बात हो गई। वो कहता है कि एज ऑफ मैन अब खत्म हो रहा है और शनी को ज्वाइन करने को बोलता है, क्योंकि उसके मास्टर ने तो उसे छोड़ दिया है और वो कभी वापस नहीं आएंगे। शनी कहती है कि ये बातें उसे पहले दुखी कर सकती थी पर अब नहीं। वो ब्लू मून सोर्ड निकालती है और इससे पहले कि डेमन समझ पाए कि हाई ह्यूमन वापस आ चुका है, शनी उसका सर कलम करके उसका खेल खत्म कर देती है। इसके बाद वो ग्रिल को लेकर बाहर आती है और राजा को पूरा सीन समझाती है। राजा को सुकून मिलता है कि शिन और रियन सेफ है। फिर शनी राजा को बाय बाय बोलती है और टिएरा को लेकर वैमर की तरफ निकल पड़ती है शिन से मिलने। भाई शनी ने तो अकेले ही सबका सिस्टम हैंग कर दिया। टिएरा एकदम शॉक में पूछती है कि भाई बिना किसी वैगन के इतनी दूर कैसे जाएंगे? तो हमारा शिन बड़े आराम से कहता है, अरे टेंशन मत लो, पैदल दौड़ के निकल लेंगे। मतलब भाई ये तो अलग ही नशा करके बैठा है, कौन सैकड़ों मीले मैराथन की तरह दौड़ के जाता है। खैर शिन तो निकल गया फर्राटा भरते हुए और बेचारी टिएरा पीछे हमारी सुपर कूल बीस्ट काइगेचो पर बैठ के उसके पीछे होली। वहीं दूसरी तरफ रुइंस में शिन प्रिंसेस रियोन से पूछता है कि क्या उसे होली लैंड्स के बारे में कुछ पता है। रियोन अपना ज्ञान पेलते हुए बताती है कि ये वही शहर है जो डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी के टाइम तबाह हो गए थे। उसकी माने तो वहां के मॉन्स्टर्स इतने खतरनाक हैं कि सारे चोजन वंस को मिलके उनका खेल खत्म करना पड़ता है। भाई ये चोजन वंस वाला लॉजिक हर एनिमे में क्यों आ जाता है, जैसे बाकी सब तो सिर्फ ढोकला खाने के लिए पैदा हुए हैं। जब शिन ने कहा कि वेपन्स चाहिए होंगे तो रियोन ने अपनी तलवार दिखा दी, पर शिन से पूछा तुम खाली हाथ कैसे लड़ोगे, तुम्हारी तो पेटी बन जाएगी। शिन मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि भोली लड़की, तुझे क्या पता तेरा भाई कितना ब्रोकन कैरेक्टर है, पर बाहर से उसने बस इतना बोला कि मेरी फिक्र मत कर। रियोन ने बताया कि होली लैंड के चारों तरफ दरवाजे हैं, पर शिन ने बोला कि हम शॉर्टकट लेंगे। अब भाई ने दीवारों के ऊपर से कूदने की कोशिश करी, पर ये क्या, वो बार बार घूम फिरकर उसी जगह वापस आ रहा था। रियोन ने बताया कि वो हवा में गायब होता है और फिर जमीन पर वापस टपक जाता है। शिन को समझ आ गया कि यहाँ कोई टेलीपोर्टेशन वाला सीन चल रहा है। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक चमकता हुआ गोला मिला, स्फीयर। शिन ने गेम में ये पहले ही देख रखा था, तो उसने समझाया कि ये पूरा शहर एक डंजन है और इस गोले के पीछे पीछे जाके ही रास्ता मिलेगा। रियोन तो खुश हो गई कि चलो शिन ने मिस्ट्री सॉल्व कर दी, वरना उसका तो दिमाग का दही हो जाता। शिन ने पहले खुद चेक करने के लिए गोले को हाथ लगाया और गायब हो गया। जब वो वापस आया तो उसने कहा कि सब सेफ है। रियोन बेचारी माफी मांगने लगी कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ी, पर शिन ने फुल हीरोगिरी दिखाते हुए बोला, एक प्रिंसेस की जान खतरे में कैसे डाल सकता हूं, और वैसे भी अगर मॉन्स्टर आए तो मैं उनका सिस्टम हैंग करके आराम से निकल लूंगा। जैसे ही उन्होंने दोबारा टेलीपोर्ट किया, शिन के रडार पर एक मॉन्स्टर दिखा। ये एक घोस्ट टाइप मॉन्स्टर था जो मिट्टी और हवा का जादू चला रहा था। अचानक मॉन्स्टर ने एक बवंडर उठाया। रियोन अटैक करने ही वाली थी कि शिन ने उसे रोका और बोला, रुक जा, पहले मुझे इसका पैक करने दे, तू बस मौका देख के हाथ साफ कर लेना। शिन ने अपनी तलवार समन करी और एक ही झटके में बवंडर को चीर दिया और रियोन ने मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए। जब मॉन्स्टर का खेल खत्म हो गया तो रियोन को लगा ये तो बड़ा इजी था। शिन ने बताया कि बेटा ये स्कल फेस की तलवार है जो लाइट से एन्चांटेड है, घोस्ट मॉन्स्टर्स के लिए ये जहर है। रियोन ने पूछा ये तलवार अचानक कहां से आई, तो शिन ने बड़े तशन में बोला, हर प्लेयर के पास एक हिडन कार्ड होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक स्लाइमी मॉन्स्टर मिला। रियोन को लगा ये तो बस एक मामूली स्लाइम है और वो बिना सोचे समझे कूद पड़ी, पर भाई स्लाइम ने उसे अपने टेंटिकल्स में ऐसे लपेटा कि लड़की के कपड़े ही जल गए। शिन ने तुरंत अटैक करके रियोन को छुड़ाया और फ्लेयर बर्स्ट से स्लाइम का खेल खत्म करके उसका कोर एक्सपोज कर दिया, जिसे रियोन ने तबाह कर दिया। जब मॉन्स्टर गायब हुआ तो शिन ने अपनी नजरें चुरा ली। रियोन ने पूछा क्या हुआ, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके मेलन्स तो खुलेआम प्रदर्शनी लगा रहे हैं। बेचारी फ्रीक आउट हो गई और शिन ने फटाफट अपना जैकेट दिया और अपने आइटम बॉक्स से स्पेयर कपड़े निकाल के दिए। रियोन हैरान थी कि इसके पास इतना सामान कहां से आता है, पर शिन ने बोला, तेरा भाई हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। इसके बाद उसने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक फायर स्पेल सिखाई। उसने बोला, अपनी तलवार पर आग लपेटो और देखो कमाल। जब रियोन ने ऐसा किया तो वो किसी भी ऑर्डिनरी वेपन की पेटी बना सकती थी। रियोन को थोड़ा बुरा लगा कि वो सिर्फ शिन से ले रही है और बदले में कुछ दे नहीं पा रही, तो शिन ने बस इतना मांगा कि तुम एक प्रिंसेस हो, बस अपने लोगों की रक्षा करना। जब वो गेट के पास पहुंचे तो शिन को कुछ अजीब लगा। वहां दरवाजे पर एक बड़ा सा अंडा पड़ा था। रियोन ने कहा ये तो मॉन्स्टर का नहीं है, पर तभी अंडा फटा और उसमें से एक ग्रिफिन निकल आया। ग्रिफिन ने आते ही सब कुछ फ्रीज करना शुरू कर दिया। शिन ने तुरंत रियोन को उठाया और वहां से कूद गया।
अब शिन एक डीकॉय चारा की तरह ग्रिफिन के सामने दौड़ रहा है ताकि रियोन पीछे से उसका टिकट काट सके। शिन उस खतरनाक ग्रिफिन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डैगर्स फेंकता है ताकि प्रिंसेस रियोन पीछे से अटैक कर सके। पर भाई ग्रिफिन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपने भारी भरकम पंखों से रियोन को ऐसा धोबी पचाड़ दिया कि वो दूर जा गिरी। शिन ने तुरंत एक फ्लेयर बर्स्ट मारा, पर ये क्या, ग्रिफिन तो वुल्वरिन का चाचा निकला। बिना किसी लॉजिक के खुद को तुरंत हील कर रहा है। भाई ये तो अलग ही नशा करके बैठा है। इधर शिन इतना कूट रहा है और वो वापस ठीक हो गया। स्क्रिप्ट राइटर ने पक्का सस्ता नशा किया है लॉजिक के साथ। खैर दोनों वहां से भागते हैं और एक रूइंस में छुप जाते हैं, जहां शिन रियोन को बोलता है कि तू जाके गेट खोलने वाला डिवाइस ढूंढ। असलियत में हमारा लौंडा उसे सिर्फ बिजी रखना चाहता था ताकि वो अपना असली बैटल फॉर्म निकाल सके। जैसे ही रियोन गई, शिन ने अपना रूप बदला और मॉन्स्टर का पैक कर दिया, मतलब उसका सर ही उड़ा दिया। पर ट्विस्ट तो देखो, एक सर कटा तो दूसरा निकल आया। शिन ने सोचा आज इस पे सारे एक्सपेरिमेंट कर लूंगा, पर उसके अटैक्स का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी एक व्हाइट स्फीयर आया और शिन को अंदर खींचने लगा। शिन ने रियलाइज किया कि वो एक गोल्डन लाइट से घिरा हुआ है और अब ग्रिफिन हील नहीं कर पा रहा। बस फिर क्या था, शिन ने एक और अटैक मारा और मॉन्स्टर का खेल खत्म कर दिया। रियोन जब वापस आई और पूछा कि ग्रिफिन कहां गया, तो शिन ने बड़े आराम से बोला, मैंने उसे पेटी में बंद कर दिया। इसके बाद दोनों डंजन से निकलकर फैल्बीरा यानी वेलमोर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जब शिन ने शनी राइजर को इन्फॉर्म किया कि वो रियोन के साथ कैंपिंग करेगा, तो शनी ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे जलन नहीं हो रही, पर बेचारी ने जलन के मारे अपने बीस्ट कागेचो की स्पीड बढ़ा दी ताकि जल्दी पहुंच सके। रात को कैंप में रियोन हैरान थी कि शिन के पास इतना सारा सेटअप कहां से आया, तो शिन ने अपने आइटम बॉक्स का स्वैग दिखाया। रियोन थोड़ा क्लोज आई और चिपकने की कोशिश करी, पर शिन ने तुरंत उसे साइड हो जा बहन बोल के रिजेक्ट कर दिया। भाई इतना बड़ा प्लॉट आर्मर लेके घूम रहा है हमारा हीरो कि सुंदर प्रिंसेस को भी रिजेक्ट कर दिया। इससे ज्यादा सख्त लौंडा तो पूरे एनिमे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। अगली सुबह शिन ने देखा कि मॉन्स्टर्स की एक पूरी आर्मी शहर की तरफ बढ़ रही है। रियोन ने बताया कि इसे फ्लड कहते हैं, यानी हजारों मॉन्स्टर्स का झुंड जो फैल्बीरा को तबाह कर देगा। शिन ने कहा, मैं ये सब देखकर इग्नोर नहीं कर सकता, और दोनों शहर की तरफ भागे। रियोन लॉर्ड से मिलने गई और शिन निकल गया गिल्ड की तरफ, जहां उसने गिल्ड मास्टर बैरन को खतरे के बारे में बताया। जब सबने शक किया तो शिन ने मून सैंक्टम का लेटर दिखाया, जिसे देखकर उनकी असिस्टेंट एलाइजा के होश उड़ गए। बैरन ने तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। शहर में घूमते हुए शिन को एक पुरानी दुकान दिखी जिसका नाम था म्योलैंड। उसने शनी से पूछा, पर उसे कुछ पता नहीं था। तभी शिन को उसका पुराना दोस्त बैरेट मिला। कॉफी पीते हुए बैरेट ने मजाक उड़ाया कि भाई तू शहर आने से पहले ही मॉन्स्टर्स का सिस्टम हैंग क्यों नहीं कर देता। शिन ने बहाना मारा कि प्रिंसेस साथ थी, उसके सामने अपनी असली औकात दिखाता तो वो मुझसे और चिपकती। बैरेट ने बताया कि ये शॉप हिबिनेको की है, जो गेम में शिन का दोस्त था। इतना ही नहीं, उसने प्लेयर हंटर्स की लिस्ट दिखाई जो मजे के लिए लोगों का टिकट काटते हैं। बैरेट ने बोला कि शनी ने ये बात तुमसे छुपाई है तो उसे थोड़ी पनिशमेंट दे दो, पर हमारा हीरो देवता निकला और बात को मजाक में टाल दिया। बाद में शिन को टिएरा और युजुहा मिले। उन्होंने बताया कि शनी तो बहुत पॉपुलर हो गई है। जब वो सब मिले तो शिन थोड़ा शक से शनी को देखने लगा। अगले दिन शहर के लॉर्ड टारो के साथ मीटिंग हुई, जहां चोजन वंस ने स्ट्रैटेजी बनाई। सुबह लुकआउट पर एक भी मॉन्स्टर नहीं था, तो शनी ने वॉर्न किया कि ये सर्च से पहले की शांति है। शिन ने अपने फोर्ज में एक नया डिस्गाइज और वेपन तैयार किया, मतलब फुल तैयारी। रात को सब शहर के बाहर जमा हुए और शनी ने शिन से कहा, बैटल के बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लो भाई, बैटल के बाद बात करेंगे, ये तो एनिमे का सबसे बड़ा डेथ फ्लैग है, पर हमारी शनी तो ओवर पावर्ड है, उसे कुछ नहीं होने वाला। तभी मॉन्स्टर्स आए और शनी ने एक वाइड स्प्रेड अटैक से एक ही बार में आधे मॉन्स्टर्स का सिस्टम हैंग कर दिया। शिन को रियलाइज होता है कि ये कोई आम फ्लड नहीं है। वो शनी राइजर को बोलता है कि मैडम एक और बड़ा वाला जादू चलाओ, पर वो मना कर देती है। मतलब भाई इतने बड़े मॉन्स्टर सामने और इनका कूलडाउन ही खत्म नहीं हो रहा। अब जब लड़की ने मना कर दिया तो हीरो को तो कूदना ही पड़ेगा ना। शिन हवा में जंप मारता है और अपनी तलवार से आग की ऐसी लहर निकालता है कि मॉन्स्टर्स की तुरंत पेटी बन जाती है। दूसरी तरफ रियोन अपने चोजन वंस को अटैक का ऑर्डर देती है और हमारी टिएरा एक ऐसा तीर चलाती है जो सीधा ब्लास्ट हो जाता है। टिएरा तो खुशी के मारे पागल हो गई, कह रही है कि शिन ने मेरे धनुष में ऐसी मस्त सेटिंग कर दी है कि ये तो अब न्यूक्लियर वेपन बन गया है। लेकिन भाई ये रियोन का अलग ही नशा है। वो नाइट्स के नारे सुन के सीधा बॉस मॉन्स्टर से भिड़ गई। अब वो बॉस के अटैक ब्लॉक तो कर रही थी, पर टिएरा ने जब दोबारा शॉट लेना चाहा तो रियलाइज हुआ कि उसका माना खत्म हो गया है। मतलब भाई रिचार्ज खत्म और दुकान बंद। तभी बैटलफील्ड पर एरिस और लेसिया की एंट्री होती है। लेसिया ने टिएरा का माना रिस्टोर किया और एरिस ने तो आते ही एक अटैक में बॉस का खेल खत्म कर दिया। रियोन हैरान थी कि ये लड़का यहाँ फैल्बेरा में क्या कर रहा है, तो एरिस ने तशन में बोला कि मिलर ने कहा था कि शिन को थोड़ी हेल्प चाहिए।
इधर शिन ने देखा कि मॉन्स्टर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो उसने अपना नया बैटल आउटफिट पहना और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को पैक कर दिया। बेचारे सोल्जर्स तो डर के मारे पूछने लगे, भाई तू है कौन? तो शिन ने स्वैग में कहा, मुझे रेड बुलाओ और यहां से कट लो, वरना मेरे अटैक से तुम्हारा भी टिकट कट जाएगा। शिन को रियलाइज होता है कि उसका वेपन कर्स्ड है, पर वो तो रुकने वाला नहीं था। उसने मॉन्स्टर्स की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि सब देखते रह गए। तभी उसे असली इवेंट बॉस दिखा, जो सोल्जर्स पर माइंड अटैक कर रहा था। शिन ने अपना फुल पावर अनलीश किया और बॉस को बीच से चीर दिया। एक झटके में सारे मॉन्स्टर्स गायब और अगले ही पल सूरज निकल आया। बाद में शहर में तगड़ी पार्टी रखी गई, पर एरिस और लेसिया बिना बताए निकल लिए। शिन ने टिएरा और शनी को पार्टी में एस्कॉर्ट किया, जहां रियोन उन्हें देख लेती है। शनी ने दबे पांव शिन से पूछा, भाई तेरे और रियोन के बीच कुछ स्पेशल तो नहीं पकड़ा ना? तो शिन ने सफाई दी कि अरे नहीं रे, वो तो बस मेरे इक्विपमेंट्स और स्पेल्स की दीवानी है। पर जैसे ही रियोन आई, उसने शिन पर इल्जाम लगाया कि प्रपोज करने के बाद बड़ा नखरे दिखा रहे हो। भाई ये क्या लॉजिक है? अभी कल तक तो सिर्फ मॉन्स्टर्स कूट रहे थे और अब सीधा प्रपोज। स्क्रिप्ट राइटर ने पक्का सस्ता नशा किया है रोमांस के नाम पे। शिन की तो फट के हाथ में आ गई, पर रियोन ने बोला कि मजाक कर रही हूँ। शनी गुस्से में खाना खाने निकल गई और टियारा ने रियोन को बातों में लगा दिया। शिन ने मौका देखा और शनी के पास गया। उसने पूछा, क्या तुम जेलस हो? तो शनी ने रोकर एक्सेप्ट किया कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ। उसने बताया कि उसे डर था कि अगर शिन को प्लेयर हंटर्स के बारे में पता चला तो वो पुराना पत्थर दिल शिन बन जाएगा। शिन ने उसे गले लगाया और थैंक्स बोला कि मुझे इस दुनिया में वापस वेलकम करने के लिए। तभी शनी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे शिन के पुराने जख्म हरे हो गए, क्या तुम अब भी मरीनो से प्यार करते हो? शिन ने कहा कि उसकी फीलिंग्स नहीं बदली है, तो शनी ने उसे किस किया और कहा कि मैं भी हार नहीं मानूंगी। तो दोस्तों, अगर जेरार्ड और शिन के बीच मौत का मुकाबला हो जाए तो तुम किस पर अपना पैसा लगाओगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो मस्त लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।